हमारे पास जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है आज वो ईमेल ट्रांसमिशन का है। और ईमेल ट्रांसमिशन में जो चीजें हमने डिस्कस करनी है वो सबसे पहला पॉइंट है ईमेल के कॉन्सेप्ट्स। ईमेल के कॉन्सेप्ट्स और ईमेल के कॉन्सेप्ट्स में हम जो है वो ईमेल के कॉन्सेप्ट्स में हम डिस्कस करेंगे ईमेल के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन कौन से जो है वो रोल्स होते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर ईमेल के कंपोनेंट्स की बात करेंगे या उसका आर्किटेक्चर किस तरह का होता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और फिर हम जो है वो वैसे ऑलरेडी हमने ये चीज कर चुकी है, लेकिन हम आपको जो है वो चूंकि डीएनएस के रिसोर्स रिकॉर्ड जो है वो ईमेल की कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो मैं उनको एक दफा रिव्यू करूंगा और फिर उसके बाद में आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा कि जो हमारे कोर्स के अंदर रेडिट चाहता है हमसे कि कॉन्फ़िगरेशन हम करें किस तरह से, तो वो हम आपको दिखाएंगे। और फिर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अदर सॉल्यूशन के हवाले से कि अगर आपको जो है ईमेल के और जो दूसरे सॉल्यूशन है उस तरह उसके अंदर और जो हम ये काम कर रहे हैं या हमारे पास जो है वो और अगर इसी के ऊपर बेस करता हो तो दूसरा ईमेल का सॉल्यूशन है तो उसके क्या जो है वो उसका क्या जो है वो उसमें किस तरह से काम हो रहा होता है। बहरहाल सबसे पहली चीज है मुझे बताने की जरूरत तो किसी को नहीं है कि ईमेल क्या होती है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बोले कि ईमेल क्या होती है। हाँ, ये बात बताने की जरूरत है कि एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं MUA, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं MTA, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं MDA। जी जी, तो MUA, MTA और another MTA, another MUA, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन करना है। सबसे पहली चीज जो है वो है MUA। MUA क्या है? MU है मेल यूजर एजेंट। मेल यूजर एजेंट, ये मेल यूजर एजेंट जो है वो क्या हो सकता है? हमारे केसेस के अंदर हमने यहाँ पे नाम लिखा कि हमारे पास मेल यूए है थंडरबर्ड, हमारे पास मेल यूए है आउटलुक। ये मेल यूजर एजेंट है MUA, मेल यूजर एजेंट। मेल यूजर एजेंट जो है वो क्या काम करता है? एक अभी मैंने बात की एक एंड यूजर के पास आ गया मैं कि मेल यूजर एजेंट क्या काम करता है, जिसके अंदर ये फीचर होता है, ये राइट्स होते हैं, ये ऑप्शन होते हैं कि आप ईमेल राइट कर सकें, आप ईमेल सेंड कर सकें, आप ईमेल रिव्यू कर सकें, आप ईमेल का रिप्लाई कर सकें और दूसरी चीजें। तो थंडरबर्ड और आउटलुक जो है वो यही काम करते हैं। या इस जैसे हो सकता है और भी कुछ हो, मैं उनके नाम अब यहाँ नहीं लिख रहा, लेकिन ये मैंने दो बहुत जो है वो वाइडली यूज जो ईमेल के क्लाइंट्स हैं उनके नाम लिख दिए। मेल यूजर एजेंट, मेल यूजर एजेंट जो है वो ईमेल सेंड करता है किसे? MTA को, मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट को। हमारे पास जो MTA है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो MTA कौन सा है भाई? उस MTA का नाम है पोस्टफिक्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं पोस्टफिक्स। इसके अलावा और बहुत सारे MTA आते हैं, मतलब अगर आप बात करें तो एक्सचेंज भी, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज भी एक MTA का रोल प्ले करता है, IBM का लोटस डोमिनो भी एक MTA का रोल प्ले करता है। ठीक है, और लिनक्स के अंदर पोस्टफिक्स भी एक ईमेल MTA का रोल प्ले करता है। और इसी तरह से जो है वो मेलर डेमन के नाम से भी एक जो है वो ईमेल MTA का सॉल्यूशन है। तो ये सारे MTA हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको हम कॉन्फ़िगर करने जाएंगे वो है पोस्टफिक्स। जिस तरह MUA का काम होता है कि आप उसमें राइट करते हैं ईमेल, आप उसमें व्यू करते हैं ईमेल। ठीक है, ये राइट करना, रीड करना, ये काम आप इस MUA के अंदर कर रहे होते हैं। तो जब आप एक MUA में ईमेल राइट करते हैं तो वो ईमेल MUA भेजता है किसे? जो भी उसके पास कॉन्फ़िगर होता है MTA उसको भेजता है। और ये किस पोर्ट के ऊपर भेजता है या किस प्रोटोकॉल के ऊपर भेजता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो भेजता है SMTP के ऊपर, SMTP। और SMTP की जो नॉर्मल पोर्ट होती है वो कौन सी होती है? 25।
वो इसके ऊपर भेजता है। इट मीन्स के MTA के पास पोर्ट नंबर 25 जो है वो ऑन होनी चाहिए, ताकि जो मेल यूजर एजेंट है वो मेल राइट करे और वो सेंड का बटन जब प्रेस करे तो वो ईमेल MUA से निकल के MTA के पास चली जाए। यहां पर एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं, और वो क्या कि बाज MTA पोर्ट 25 पे ईमेल रिसीव नहीं करते। वो कहते हैं कि मेल सबमिशन का जो प्रोटोकॉल होगा, मेल सबमिशन का जो प्रोटोकॉल होगा वो SMTP तो होगा, लेकिन पोर्ट उसकी 25 नहीं होगी, बल्कि उसकी पोर्ट होनी चाहिए 587। वो क्यों? वो इसलिए कि SMTP तो होगा लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, यानी कि ऑथेंटिकेट होके आएगा। तो मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, आपको अगर किसी भी जगह पे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, अगर आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा तो आपको बहुत सारी बातें आगे मेल से रिलेटेड आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन आप रहे। आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस कंपोनेंट और आर्किटेक्चर के अंदर, इस DNS रिसोर्स रिकॉर्ड के अंदर सारी कंफ्यूजन जो है वो आपकी दूर हो जाए। आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या चीज बैकएंड पे किस तरह काम कर रही होती है। तो मेल यूजर एजेंट मेल सेंड करता है SMTP प्रोटोकॉल के ऊपर, प्लेन 25 के ऊपर। मेल यूजर एजेंट ईमेल सेंड करता है, मेल सबमिशन के लिए SMTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, और वो जो पोर्ट इस्तेमाल करता है वो करता है 587। तो मैंने यहां पर ये कहा कि SMTP प्लेन के अंदर और SMTP 587 के अंदर जो मेन डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि वो यूजर नेम और पासवर्ड के साथ ऑथेंटिकेट होके, प्लस अगर मैं इसमें थोड़ा सा और इजाफा कर दूं तो ऑथेंटिकेट होके और TLS बेस्ड, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। कौन सी कम्युनिकेशन होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बेस्ड, यानी कि MUA से लेके MTA तक जो है वो पहले सिंपल SMTP पोर्ट जो है वो प्लेन जो है वो कम्युनिकेशन हो रही थी, प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन हो रही थी, अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो रही थी। फिर हमने एक और प्रोटोकॉल ऐड कर दिया, जिसका एक और पोर्ट के ऊपर उसको लिसन करवाया, कॉन्फ़िगर करवाया, जो कि 587 थी, और वो 587 यूजर और पासवर्ड भी मांगती है, वो 587 ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी देती है। इसके दरमियान में एक और जो है वो एक और प्रोटोकॉल आया, एक और पोर्ट आई, लेकिन उसको जो है वो अब मेल यूजर एजेंट के लिए या मेल सबमिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसका नाम था, लोग अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम था 465, जो कि SSL बेस्ड थी। उसको कहते थे SMTP, सिक्योर SMTP। लेकिन जब से 587 आया है, इसमें दोनों चीजें बिल्ट इन हो गई हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी है, यानी कि सिक्योर SSL भी है, और उसके अंदर जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड का भी ऑप्शन है। तो आप एक ईमेल जो है वो, आप एक ईमेल राइट करते हैं, और जब आपने पोस्टफिक्स MTA को सेंड करेंगे तो वो आपके पास ये वो प्रोटोकॉल हैं, जिन प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, जिन पोर्ट्स को यूज करते हुए आपका मेल यूजर एजेंट मेल सबमिट करेगा पोस्टफिक्स को। अब पोस्टफिक्स क्या करेगा मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपके पास दो ही मेथड होने चाहिए, और आइडियली तो होना ये चाहिए कि 587 ही पोर्ट यूज हो। बहुत सारे MTA पोर्ट 25 भी ओपन होती है उनकी, पोर्ट 465 भी उनकी ओपन होती है, लेकिन आपने अपने यूजर के पास जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसके अंदर 587 जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी भी देती है और यूजर नेम और पासवर्ड का भी ऑप्शन पूछती है, वो आपको करना है। अब मैं जाऊंगा MTA की तरफ, लेकिन उसमें अगर आपको किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें पोर्ट 26 लिया ना? हाँ, पोर्ट 26 लेती है, मुझे नहीं पता। हाँ, वो चेंज कर लेते, स्टैंडर्ड यही, वो आपकी मर्जी है।
ये तो पोर्ट है। अगर आप चाहें कि अपने क्लाइंट के पास जो है वो पोर्ट 9090 लगा के ईमेल भेजें तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपनी पोर्ट चेंज कर लें। आपका सर्वर जो है वो पोर्ट 25 पे लिसन करने के बजाय 9090 पे कर रहा है अपने क्लाइंट के लिए, आप उसको दे सकते हैं। लेकिन मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं कि डिफॉल्ट पोर्ट्स क्या होती है, वो ये है। मेल सबमिशन के लिए जो प्रोटोकॉल और पोर्ट इस्तेमाल होती है वो ये होती है जी। अगर ये बात क्लियर है यहाँ पे तो फिर मैं एमटीए की तरफ जाता हूं। ये मेरे पास एक एमटीए है। एमटीए के पास ईमेल आई तो एमटीए क्या करेगा? एमटीए ये देखता है कि ये लोकल ईमेल है या ये एक्सटर्नल ईमेल है। अब एमटीए ने ये देखना है। और वो कैसे देखेगा? वो कैसे देखेगा मैं तो वैसे आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन फर्ज करें कि उसने देख लिया किसी भी तरह से कि ये ईमेल लोकल नहीं है, ये एक्सटर्नल है। कैसे देखेगा? उसको ही पता होगा कि यार ये जो डोमेन है ये मेरा अपना लोकल डोमेन है। तो जो लोकल डोमेन है उसको वो एक प्रोटोकॉल यूज करेगा, उसका नाम है LMTP, लोकल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी होगा वो यही करेगा, लोकल ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल होगी तो फिर वो इस्तेमाल करेगा SMTP प्रोटोकॉल। वो SMTP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए उसको जो है वो क्या करेगा वो मैं भी बता रहा हूं। पहले मैं बात कर लूं LMTP की। LMTP क्या होता है कि एक यूजर जिसका नाम है ali@abc.com, उसने ईमेल की wali@abc.com को, जो कि सेम डोमेन के यूजर हैं, जो कि सेम एमटीए से बात करते हैं। तो क्या होगा ये कि अली ईमेल सेंड करेगा, वो पोस्टफिक्स के पास आएगी, वो एमटीए के पास आएगी। एमटीए देखेगा कि वो तो मेरे सेम डोमेन की ईमेल है, तो एमटीए क्या करेगा? एमटीए के पास जो है वो यूजर के मेल बॉक्सेस बने हुए होते हैं, वो उस यूजर के मेल बॉक्स के अंदर ईमेल डाल देगा। अब ये यूजर का, ये अली का मेल बॉक्स है, ये वली का मेल बॉक्स है, तो वो क्या करेगा? वो वली के मेल बॉक्स में ये ईमेल डाल देगा। लेकिन अगर ये ईमेल वली के मेल बॉक्स में डालने वाली नहीं है, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि वली किस तरह ईमेल लेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर वो वली के ईमेल बॉक्स में डालने वाली ईमेल नहीं है तो फिर क्या करेगा? एक्सटर्नल डोमेन की है तो फिर वो जाएगा, फिर वो बात करेगा डीएनएस से। अगर वो SMTP की है तो वो डीएनएस से बात करेगा, और डीएनएस से सबसे पहली चीज वो क्या पूछेगा? जो डीएनएस के अंदर वो सबसे पहली चीज पूछेगा वो पूछेगा MX, और उसके बाद जो है वो ईमेल को सेंड करने के लिए, मैं सेंड की बात कर रहा हूं यहाँ पे, सेंड करने के लिए MX मालूम करेगा और उसका A मालूम करेगा और ईमेल जो है वो सेंड कर देगा। MX मालूम करेगा और MX का A रिकॉर्ड मालूम करेगा और ईमेल सेंड कर देगा। MX जो है वो मालूम किया जाता है डोमेन का, कि इस डोमेन पे जो भेजने वाली ईमेल है उसको जो है वो उसको उसका सर्वर कौन सा है, और A जो है वो MX का जो IP होता है, जो MX का IP होता है वो IP मालूम अगर करनी हो आपको तो फिर आप A रिकॉर्ड जो है वो मालूम करते हैं, और जब आपको IP पता चल जाए तो फिर आप उस IP के ऊपर ईमेल सेंड कर देते हैं। ये काम है जो सेंडर के लिए, सेंडर DNS के लिए यूज करता है। जब SMTP की ईमेल आई तो अब उसको यहां भेजनी थी, उसने DNS रिजॉल्व किया और DNS रिजॉल्व करके SMTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हुए ये ईमेल दूसरे एमटीए को, जो दूसरे डोमेन का था, जिस तरह ये abc.com है तो इस तरह ये xyz.com का था, उसने ईमेल जो है वो इसको सेंड कर दी। सेम इसके पास भी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, इसके पास भी पोस्टफिक्स चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, वो आपकी मर्जी है। तो उसने देखा कि जनाब ये ईमेल LMTP है, लोकल मेल ट्रांसफर, ये ईमेल मेरे डोमेन की है, उसको उसने उसके मेल बॉक्स के अंदर पहुंचा दिया, और फिर उसके बाद जो है वो इसका यूजर उस ईमेल को रिसीव करेगा। लेकिन रिसीव कैसे करेगा अभी मैंने उसकी बात यहाँ पे की नहीं है, वो मैं करता हूँ। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि ईमेल का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें एक मेल यूजर एजेंट होता है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि उसमें एक एमटीए होता है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि उसमें एक और एमटीए होता है, और इस तरह से ईमेल जो है वो यूजर के पास पहुंचती है, उस पार्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचती है कि जो हमने डोमेन के अंदर अपने टू एड्रेस के अंदर जो है वो मेंशन किया होता है, वो वहां पे पहुंच जाती है। अब यूजर कैसे रिसीव करता है अभी मैंने उसकी बात नहीं की। इसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप पहले पूछ लें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
यहाँ पर सिर्फ एक बात बताने वाली है, वो ये है कि जो एक एमटीए दूसरे एमटीए से बात कर रहा है वो आमतौर पे कौन सी पोर्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। एक एमटीए दूसरे एमटीए से बात कर रहा है, हम बोलते हैं कि भाई पोर्ट 25 के ऊपर बात करेगा, लेकिन जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, वो टीएलएस बेस्ड कम्युनिकेशन होगी। जो कम्युनिकेशन होगी वो पोर्ट 25 पे बात करेगा, वो जो कम्युनिकेशन होगी वो अनइनक्रिप्टेड होगी, प्लेन होगी। मैं उसको यहाँ पे प्लेन लिख रहा हूं। मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक ने ये कहा है कि जितने भी बैंक्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जितने भी बैंक आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो सेंडर जो भेजने वाला बैंक है, वो रिसीवर रिसीविंग वाले जो बैंक से जिसको ईमेल वो सेंड कर रहा होगा, उसके साथ पहले जो है वो इस्टेब्लिश करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन। जब वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर वो ईमेल जो है वो उस कनेक्शन में से सेंड कर देगा। तो वो पोर्ट तो 25 इस्तेमाल हो रही है, लेकिन टीएलएस बेस्ड है, सिक्योर जो है वो सर्टिफिकेट यूज हो रहा है और उसके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। प्लेन कम्युनिकेशन 2018 मार्च में स्टेट बैंक ने जो है वो लेटर इशू कर दिया था कि अगर प्लेन कम्युनिकेशन करेंगे तो बहुत सारे बैंक आपकी ईमेल रिसीव नहीं करेंगे। मैं अगर अभी एक बैंक को ईमेल करूंगा अपने अकाउंट से, तो वो बैंक मेरी ईमेल को जो है वो क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो प्लेन कम्युनिकेशन सपोर्ट नहीं करते, मोस्टली बैंक नहीं करते। अगर आपके पास टीएलएस नहीं होगी तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। ये टीएलएस किस लिए? ये इसलिए कि आपके भेजने वाले बैंक के एमटीए से रिसीव करने वाले बैंक के या किसी भी सिक्योर जो है वो एमटीए से के दरमियान पहले टनल स्टैब्लिश हो जाए, पहले कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए और फिर जो है उसके बाद मेल जो है वो वहां तक पहुंच जाए। तो ये हमारे पास एक डायग्राम थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की। अब इसमें मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करूंगा और मॉडिफिकेशन और करके मैं एमयूए की बात करूंगा कि एमयूए किस तरह से काम कर रहा होता है। जी हाँ, एक एमटीए से का दूसरे एमटीए से जो कम्युनिकेशन होगी उसका जो प्रोटोकॉल है वो एसएमटीपी ही होगा, उसके अलावा कोई और प्रोटोकॉल नहीं होता। हाँ, अगर इन्होंने एक सवाल किया है, मैंने कहा कि एक एमटीए दूसरे एमटीए से बात करेगा तो प्रोटोकॉल क्या होगा, एसएमटीपी होगा। अब मिसाल के तौर पे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कराची में भी एक ऑफिस है, जिसका लाहौर में भी एक ऑफिस है, जिसका इस्लामाबाद में भी एक ऑफिस है। यहाँ पे मैंने अपना लोकल एमटीए रखा हुआ है, इस्लामाबाद वालों ने अपना लोकल एमटीए रखा हुआ है, लाहौर वालों ने अपना लोकल एमटीए रखा हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि ये एमटीए आपस में सेम डोमेन के एमटीए, सेम डोमेन के, हम ये चाहते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के साथ जो ईमेल की ट्रांसपोर्टेशन करें वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल पे नहीं करें। तो हर एमटीए के सॉल्यूशन प्रोवाइडर के अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं इस तरह की कम्युनिकेशन करने के लिए। वो उनके इंटरनल प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इस तरह की कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास एक एमटीए है, दो एमटीए और सेम डोमेन है, एक ही डोमेन का है, लेकिन रखे हुए डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं, तो वो आपस में किस तरह कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर कम्युनिकेशन करें, ठीक है, उनके अपने प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं। लेकिन 90% जो एक एमटीए दूसरे एमटीए से कम्युनिकेशन करता है वो कौन सी करता है, वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर करता है। मैं समरी दे रहा हूं आपको, आप फिर कोई क्वेश्चन तो कर लीजिएगा, फिर मैं उस वाले पार्ट की तरफ चला जाऊंगा जिसमें ईमेल रिसीव करनी है। मैंने आपको ईमेल के कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ही बेसिक सी 3-4 बातें बताई हैं जो आपको हो सकता है पहले से मालूम भी हो। मैंने कहा है एक मेल यूजर एजेंट होता है, ईमेल के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मेल यूजर एजेंट। वो मेल यूजर एजेंट कोई भी हो सकता है। हमारे केस में पॉपुलर मेल यूजर एजेंट जो है वो थंडरबर्ड हो सकता है, आउटलुक हो सकता है। ये मेल यूजर एजेंट कहां पर होता है, ये आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होता है। आप उसमें ईमेल राइट करते हैं, उसमें व्यू करते हैं और बाकी सारे जो फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहा कि जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो ईमेल सेंड का मतलब क्या है कि आप मेल यहां से सबमिट कर रहे हैं इसके पास,
एमटीए के पास। एमटीए जो मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट है, आपने अली ने वली को ईमेल भेजनी है, अली यहाँ पे राइट करेगा ईमेल, टू में वली का एड्रेस डालेगा और ईमेल सेंड करेगा। तो सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? ये कहलाते हैं मेल सबमिशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक ही है, उसका नाम है एसएमटीपी। वो एसएमटीपी पोर्ट 25 भी यूज कर सकता है, प्लेन अगर है तो वो एसएमटीपी पोर्ट 465 भी यूज किया करता था। और वो एसएमटीपी अब जो पोर्ट इस्तेमाल करता है वो पोर्ट है 587, जो कि यूजर प्लस पासवर्ड भी प्रॉम्प्ट करती है और टीएलएस बेस्ड यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है। यहां से आप यहाँ पे ईमेल करेंगे, उसके लिए जो आइडियल पोर्ट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। उसमें वो यूजर नेम पासवर्ड के बगैर आपको ईमेल सेंड करने नहीं देगा। अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड प्रॉपर नहीं डाला तो आपको वो प्रॉम्प्ट करेगा और बगैर यूजर नेम पासवर्ड के ईमेल आपको यहाँ तक नहीं आपकी पहुंचेगी। और यहाँ से यहाँ तक जो कम्युनिकेशन होगी वो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के ऊपर होगी। एसएमटीपी हम यूज कर सकते हैं लेकिन वो प्लेन होता है, उसमें सिक्योरिटी नहीं होती। 465 एसएसएल के लिए हम यूज किया करते थे लेकिन वो ऑब्सोलीट हो गया। अगर आप उसको गूगल करेंगे कि मेल सबमिशन के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल या कौन कौन सी पोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं तो उसमें तस्करा जरूर होगा, लेकिन उसको जो है वो जिस तरह मैंने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ इस तरह वो भी नॉट रिकमेंडेड कि उसमें जो है वो आ रहा होगा। फिर मैंने दूसरी बात की एमटीए की, कि एमटीए के ऊपर आपके पास कोई भी इंजन चल सकता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे पोस्टफिक्स चल रहा है, कहीं एक्सचेंज चल सकता है, कहीं एमडेमन चल सकता है, कहीं आईबीएम का लोटस डोमिनो चल सकता है, कहीं पे कोई और भी सॉल्यूशन चल सकता है। जब इसके पास ईमेल आती है, कोई भी सबमिट करता है, इसके पास ईमेल आती है, इसका काम है ईमेल को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो ये देखता है कि लोकल ईमेल है या एक्सटर्नल ईमेल है। वो कैसे देखता है? वो उसके डोमेन के पार्ट को देखते हुए जो है वो देखता है। अगर उसका डोमेन का पार्ट लोकल डोमेन का पार्ट वही होगा जो इसका लोकल डोमेन है इस एमटीए का, तो वो एलएमटीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेगा और यूजर के मेल बॉक्स में मेल ट्रांसफर कर देगा। और अगर वो बाहर की ईमेल होगी, किसी और डोमेन की होगी, एक्सटर्नल ईमेल होगी, तो वो उस एक्सटर्नल ईमेल को जो है वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हुए उस सर्वर तक पहुंचाएगा जिस सर्वर तक वो जानी होगी, जो उसका डेस्टिनेशन होगा। अब इस डेस्टिनेशन तक ये कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले जब भी एमटीए को ईमेल ट्रांसपोर्ट करनी होती है और एक्सटर्नल करनी होती है तो उसके लिए वो दो रिकॉर्ड जो है वो क्यूरी करता है डीएनएस से। एक एमएक्स रिकॉर्ड होता है जिससे वो ये देखता है कि इस डोमेन का मेल एक्सचेंजर कौन है, और जब वो पता चल जाए तो फिर वो उस मेल एक्सचेंजर का ए रिकॉर्ड मालूम करता है, यानी कि उसकी आईपी मालूम करता है और वो ईमेल वहां तक सेंड कर देता है। उस ईमेल को सेंड करने के लिए वो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है? उस प्रोटोकॉल का नाम है एसएमटीपी। और इस एसएमटीपी प्रोटोकॉल से वो कम्युनिकेट करता है दूसरे एमटीए से, जिसका नाम है, अगर इसका नाम abc.com है तो उसका नाम होगा xyz.com। और वो दो मेथड होते हैं, एक प्लेन होता है और एक टीएलएस बेस्ड होता है। बहुत सारे एमटीए प्लेन कम्युनिकेशन करते हैं, अलाउ करते हैं, लेकिन बहुत सारे एमटीए आपकी ईमेल को रिसीव ही नहीं करते अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का ऑप्शन इनेबल नहीं हो। मैंने उसकी एग्जांपल दी कि स्टेट बैंक को ईमेल करने वाले बैंकों की या ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ईमेल सर्वर में टीएलएस इनेबल होना चाहिए, वरना बहुत सारे बैंक और स्टेट बैंक उनकी ईमेल को जो है वो रिजेक्ट कर देगा। यहां तक की बात मैंने की है। और जब उसने ईमेल एमटीए ने दूसरे एमटीए ने ईमेल एक्सेप्ट कर ली तो वो फिर अपने लोकल मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट के अंदर भेज देगा। अब इसमें दो बातें जो इसी डायग्राम से मैंने ये थोड़ी सी डायग्राम ऐसी बनाई है, हो सकता है आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही हो, तो अब इसमें दो बातें और हैं जो मुझे इससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस करनी है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, रिसीविंग एंड पे जाऊंगा। अभी मैंने सेंडिंग वाली बात की है, तो इसमें कोई बात अगर पूछने वाली है तो आप पूछें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। abc.com ने xyz.com को ईमेल सेंड की और इसने ईमेल रिसीव कर ली खामोशी से। नो, ऐसा नहीं होता। जब अगर आप ईमेल रिसीव करने जा रहे हैं तो यहाँ वाला पोस्टफिक्स भी जो है वो डीएनएस इस्तेमाल करेगा, वो भी बगैर डीएनएस के ईमेल रिसीव नहीं करेगा। जब रिसीवर वाला एमटीए जो रिसीव कर रहा है, वो एमटीए जब ईमेल को रिसीव कर रहा होता है तो वो क्या क्या चीजें चेक कर रहा होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो सबसे पहले चेक कर रहा होता है कि भेजने वाले का, वो बहुत सारी चीजें चेक कर रहा होता है, मैं सिर्फ 2-3 चीजें आपको फिलहाल बता रहा हूं। वो ये चेक करता है कि उसकी एसपीएफ रिकॉर्ड बना हुआ या नहीं बना हुआ।
वो चेक करता है, बल्कि और अगर ऑर्डर में जाए तो वो चेक करता है उसका पीटीआर रिकॉर्ड बना हुआ या नहीं बना हुआ, वो चेक करता है उसका एसपीएफ रिकॉर्ड बना हुआ या नहीं बना हुआ, वो चेक करता है उसका डीकेआईएम रिकॉर्ड बना हुआ या नहीं बना हुआ। वो ये 3 रिकॉर्ड जो है वो चेक कर रहा होता है। पीटीआर क्यों करता है? पीटीआर रिकॉर्ड क्यों चेक करता है? अगर फर्ज करें कि उससे बात कर रहा है mail.abc.com, यहां पे रिक्वेस्ट पहुंची कि mail.abc.com आपसे कनेक्ट कर रहा है, आपसे हेलो कर रहा है, आपको ईमेल भेजने की कोशिश कर रहा है, आपकी बेल बजा रहा है। इसके पास रिक्वेस्ट आई, इसने उसका नाम देखा और नाम देखने के बाद उसका रिवर्स चेक किया कि क्या इसका आईपी भी, जो इसका नाम है वो इसका आईपी, पहले उसने क्या मालूम किया कि जो मशीन है जो मुझे ईमेल सेंड कर रही है उसका नाम क्या है। फर्स्ट करें उसका नाम है mail.abc.com, तो mail.abc.com का वो क्या मालूम करेगा, वो ए रिकॉर्ड मालूम करेगा। ए रिकॉर्ड में उसको उसका आईपी पता चल गया, फिर उसने उसको जो है वो उसका पीटीआर मालूम किया कि भाई ये क्या ये आईपी इस नाम से भी बिलोंग करता है नहीं करता। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आपके ये मैच नहीं कर रहा तो भी कोई इशू नहीं है, वो चला जाता है दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ जिसको हम कहते हैं एसपीएफ। जब उसको आईपी पता चल गई तो वो ये देखता है कि क्या सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क में वो आईपी मेंशन है या नहीं है। जैसे मैं किसी की भी ईमेल को रिसीव करने से पहले क्या करूंगा, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में गया, मैंने CMD लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट लिया और मैं ये चेक करूंगा, एक डोमेन से मुझे ईमेल आ रही है, मैं ये चेक करूंगा कि भाई उस ईमेल से, जो डोमेन से जो ईमेल आ रही है, क्या वो मैंने कुछ गलत लिखा है? वो ये चेक करेगा कि जो मुझे ईमेल मालूम है, क्या वो ईमेल जो है वो उसके एसपीएफ रिकॉर्ड में, वो आईपी एड्रेस क्या उसके एसपीएफ रिकॉर्ड में मेंशन है या नहीं है। वेरीफाई हो गया, फिर वो ईमेल को रिसीव करेगा और उसके हेडर को देखेगा, और उसके हेडर को देखने के बाद जो है वो ये देखेगा कि क्या उसके हेडर के अंदर DKIM डोमेन की की मौजूद है या नहीं है। और वो डोमेन की जो है वो उसके डोमेन से, डीएनएस से, जो उसने पब्लिक डीएनएस पे सेट किया हुआ होगा, उससे क्यूरी करके अपने पास रखेगा वन टाइम और फिर उससे मैच करेगा। अगर ये DKIM, अगर ये SPF मैच नहीं कर रहा होगा तो हो सकता है कि वो ईमेल को यूजर के मेल बॉक्स में डालने से पहले, वो यूजर के इनबॉक्स में डालने से पहले यूजर के जंक में डाल दे कि भाई ये SPF मैच नहीं कर रहा, ये DKIM मैच नहीं कर रहा। और हो सकता है कि वो जंक में भी ना डाले, उसकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो रिजेक्ट कर दे, उसकी ईमेल को रिसीव ही ना करे और बोल दे कि भाई ये सिर्फ मैंने डीएनएस की बात की है, वो बहुत सारी चीजें और भी चेक करता है। अगर हमने उसको ये कह रखा है कि भाई तुमने ये भी चेक करना है कि तुम पहले ये चेक करो कि वो कहीं ब्लैकलिस्ट तो नहीं है, आईपी, जिस आईपी या जिस डोमेन से ईमेल आ रही है वो कहीं ब्लैकलिस्ट तो नहीं है, वो और भी बहुत सारी चीजें चेक करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ कहा है कि रिसीवर जो है वो आमतौर पे ए और पीटीआर को छोड़ दें आप, रिसीवर जो है वो आमतौर पे एसपीएफ रिकॉर्ड और DKIM रिकॉर्ड मैच करता है। अगर ये रिकॉर्ड मैच हो रहा होगा तो वो ईमेल को रिसीव कर लेगा, और उसके हिसाब से अगर मैच नहीं हो रहा होगा, कोई भी एक चीज फेल हो रही होगी तो ईमेल को हो सकता है कि वो जंक में डाल दे। दोनों चीजें मैच हो रही होंगी तो वो ईमेल को कहां डाल दे, इनबॉक्स में डाल दे। ठीक है। और यहाँ जो है वो, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैंने अभी उसकी बात नहीं की कि वो ब्लैक लिस्ट चेक करता है, वो ग्रे लिस्ट चेक करता है, वो और बहुत सारी चीजें चेक करता है। मैंने उसको, वो स्पैम का स्कोर चेक करता है, मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ये किसकी बात थी? ये बात थी यहाँ से ईमेल की, एमटीए से ईमेल इसके पास जा रही है, तो इसने ईमेल को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद इसने भी डीएनएस के इन रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना है, चेक करना है, उसके हिसाब से मेल को जो है वो यूजर के मेल बॉक्स में डालना है। ये ईमेल की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक चीज, सेंडिंग के अंदर एक चीज और जो है वो ऐड हो गई।
रिसीवर वाला एमटीए क्या कर रहा है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं डिस्कस करूंगा कि जिसको ईमेल मिली है, जिसके मेल बॉक्स में ईमेल आई है, वो क्या कर रहा है, वो ईमेल कैसे रिसीव कर रहा है। ये MUA, अगर मैंने यहां से ईमेल भेजी है ali@xyz.com को, तो ये ईमेल यहां से गई इसके पास, इसकी लोकल नहीं थी, अलग डोमेन था, इसने SMTP यूज करते हुए यहां भेज दी, इसने जो है वो DNS को रिजॉल्व करते हुए सारी इंफॉर्मेशन लेते हुए ईमेल को उसके इनबॉक्स में पहुंचा दिया, और उसके बाद वो ईमेल अब यूजर को चाहिए, ये है ali@xyz.com। ये अभी ऑफिस आया अपने, और इसने आके अब क्या करना है, हमें तो मालूम है कि हम यहाँ पे सेंड और रिसीव का बटन प्रेस करते हैं या रिसीव का बटन प्रेस करते हैं और ईमेल हमारे पास आ जाती है, लेकिन वो कौन है जो हमें ईमेल दे रहा होता है, इस MTA के पास वो कौन सा टूल है कि जो हमारे लिए काम कर रहा होता है, मुझे उसकी बात जो है वो आपको बतानी है। उसका नाम है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, MDA, मेल डिलीवरी एजेंट। वो कोई भी हो सकता है, मेल डिलीवरी एजेंट। MDA, जब भी आप अपने सर्वर से बात करते हैं, ये अलग बात है कि सर्वर आपको ये ना बताए कि मैं कौन सा मेल डिलीवरी एजेंट यूज कर रहा हूं। जैसे मिसाल दे रहा हूं मैं एक्सचेंज की, एक्सचेंज भी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना है, ठीक है, लेकिन वो अपने उन कंपोनेंट को पब्लिक नहीं करते कि हमने किन चीजों को मिला के जो है ना वो ये सॉल्यूशन बनाया है, वो ये नहीं बताते। लेकिन उसमें भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसका नाम होगा MDA, मेल डिलीवरी एजेंट। कोई ऐसा रोल किसी सर्विस का होगा कि जो ये काम कर रही होगी, और वो क्या काम है कि मेरे यूजर ने मेल डिलीवरी एजेंट से कांटेक्ट किया और उसको कहा, लिनक्स के अंदर डॉफकोड एक जो है ना वो मेल डिलीवरी एजेंट है, और भी हैं, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल दी है कि मेल यूजर एजेंट ने ईमेल रिसीव करनी है, इसके लिए इसके पास एक ईमेल आईपी इसके मेल बॉक्स में, इसको ईमेल चाहिए, तो ये किससे बात करेगा, हर मेल ट्रांसपोर्ट के अंदर एक MDA होगा, मेल डिलीवरी एजेंट। ये इस मेल डिलीवरी एजेंट से बोलेगा कि चेक करो मेरी कोई ईमेल आई हुई है तो मुझे दे दो, मेरे मेल बॉक्स को चेक करो, अगर इसमें ईमेल पड़ी हुई है तो मुझे दे दो। मेल डिलीवरी एजेंट इससे पूछेगा, ऑथेंटिकेशन मांगेगा। अब ऑथेंटिकेशन जो है वो मस्ट हो गई है, ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड दो, हम उस यूजर नेम पासवर्ड के साथ इस मेल डिलीवरी एजेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। वो अलग बात है कि हमने पासवर्ड सेव करके रखा हुआ है, हमने यूजर नेम पासवर्ड सेव करके रखा हुआ है, बार बार नहीं मांगता, यहाँ पे भी हमने सेव करके रखा हुआ है, बार बार नहीं मांगता। वो बैकएंड से जब क्यूरी करता है तो यूजर नेम पासवर्ड ले आता है, लेकिन मांगेगा। जैसे ही आपके पास रिक्वेस्ट जाएगी मेल डिलीवरी एजेंट की, ये आपके मेल बॉक्स में जाएगा और जाके देखेगा कि यूजर के पास मेल है, कोई न्यू मेल है, कोई अनरीड मेल है, वो आपको जो है वो यहाँ पे मेल यूजर एजेंट के पास, चाहे वो आउटलुक हो चाहे वो थंडरबर्ड हो, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। अभी मैंने ये बात नहीं की कि वो आप कौन से प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी बात नहीं की अभी मैंने, सिर्फ ये बात की है कि जनरल वो रिक्वेस्ट करेगा और MDA उसको दे देगा। यहां से इसने रिक्वेस्ट की, MDA ने उसको दे दिया, उससे पूछा भाई तुम पॉप यूजर हो, तुम IMAP यूजर हो, तुम एक्टिव स्ट्रिंग यूजर हो, तुम कौन से यूजर हो, तुम्हारी यूजर की टाइप क्या है। क्वेश्चन मार्क बना दिया मैंने। हर सॉल्यूशन का अपना वो हो सकता है, लेकिन ये जो है वो ये स्टैंडर्ड है। या तो आप पॉप के यूजर होगे, पॉप का यूजर कौन सा यूजर होता है कि जो मेल डिलीवरी एजेंट को बोलता है कि मैं POP3 का यूजर हूं। इसके आगे आप SS भी लगा सकते हैं कि मैं सिंपल POP3 सपोर्ट ही नहीं करता, मैं तो करता हूं POP3S, सिक्योर पॉप। मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे ईमेल चाहिए और मुझे मेल उठा के यहां से मुझे दे दो, सर्वर पे नहीं रखना, मुझे दे दो, या मुझे दे दो ईमेल, सर्वर के बाद 3 दिन तक रखो, उसके बाद डिलीट कर देना, लेकिन मेल मुझे दे दो, मेरे मेल बॉक्स में यहां पे आ जानी चाहिए। लोकल मैंने डाउनलोड कर ली। एक ऑप्शन ये है कि मैं कहता हूं लोकल डाउनलोड नहीं करनी, मैं कहता हूं IMAP। इस कंडीशन में भी यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, इस कंडीशन में भी यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। IMAP में क्या है कि मेल यहां पे रखी हुई है, मैं यहां से बैठ के मेल को रीड कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मेरे पास अगर यहाँ पे ईमेल है भी
तो उस ईमेल का सिर्फ और सिर्फ क्या है, हेडर है, हेडर। एक आप समझ लें कि एक मेरे पास ईमेल का जो है ना वो लिंक है, ईमेल नहीं है मेरे पास। अगर मैं ये मेल यूजर एजेंट बंद कर दूं और दूसरा कोई मेल यूजर एजेंट लगा दूं तो भी ईमेल जो है वो उसके पास वहां पे मिल जाती है। तो POP3 में यूज कर सकता हूं, मैं IMAP यूज कर सकता हूं, और अगर मैं मोबाइल के ऊपर हूं तो मेरे मोबाइल के अंदर एक फंक्शन होता है एक्टिव सिंक का, या ईमेल सर्वर जो है वो ये सपोर्ट करते हैं एक्टिव सिंक। मैं इजीली जो है वो अपने मोबाइल से एक्टिव सिंक प्रोटोकॉल को यूज करते हुए इस MDA से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मुझे ईमेल चाहिए, और मेरा MDA जो है वो ईमेल मुझे मेरे मोबाइल पे दे देगा। जो मोबाइल पे मुझे ईमेल मिलेगी वो ईमेल एक्टिव सिंक प्रोटोकॉल की बात मैं कर रहा हूं, वो मोबाइल पे मेरे पास डाउनलोड नहीं होगी। IMAP के केस में मेरे पास ईमेल डाउनलोड नहीं होगी, सिर्फ ईमेल का हेडर डाउनलोड होगा। एक्टिव सिंक के केस में भी ईमेल डाउनलोड नहीं होगी, उसका हेडर डाउनलोड होगा, और मैं उसको ईमेल को जो है वो पढ़ सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ। POP3 के केस में ईमेल मेरे पास जो है वो रिसीव हो जाएगी। सर्वर के ऊपर पॉलिसी होती है, अगर आपने पॉलिसी में रखना है कि सर्वर पे ईमेल रखे तो रखेगा, अदरवाइज वो जो है ना वो रिमूव कर देगा। इस टूल को जिसका काम है ये, उसको हम कहते हैं मेल डिलीवरी एजेंट। ये ईमेल्स को रिसीव करता है, ईमेल यूजर की रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, और यूजर की रिक्वेस्ट को रिसीव करते हुए उसके यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई करते हुए ये जाता है यूजर के मेल बॉक्स में जो सर्वर पे बना हुआ होता है, और वहां से ईमेल जो है वो उसको उठा के दे देता है। ये 3-4 चीजों की मैंने बात की है। अगर हम ईमेल के कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहले चीज है मेल यूजर एजेंट, सेंडर साइड पे भी और रिसीवर साइड पे भी। मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट हर जो है वो MU किसी न किसी MTA के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक सेंडर का MTA होगा, एक रिसीवर का MTA होगा, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, मैंने उसकी भी थोड़ी सी बात आपके सामने कर दी है। मेल डिलीवरी एजेंट, जिस मेल डिलीवरी एजेंट का काम होता है जब यूजर रिक्वेस्ट करे, चाहे उसका कोई भी प्रोटोकॉल हो, वो उससे रिक्वेस्ट करेगा, और उसका काम है कि उसके मेल बॉक्स से ईमेल ऑथेंटिकेटेड यूजर को ईमेल उठा के दे देना। ये एक सिंपल सा ईमेल का कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं, मैं उसकी बात मैंने नहीं की है, मैंने सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको दिया है। मैंने ये बात नहीं की कि उसमें एड्रेस बुक भी होती है, मैंने ये बात नहीं की उसमें जो है वो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैंने उसकी बात नहीं की। सिर्फ एक सिंपल सा बताया कि अगर ईमेल सेंड और रिसीव करने का जो के स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, और कहाँ पे क्या क्या चीजें किस तरह से यूज हो रही होती है। जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जो है वो ये काफी है। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हमारा मेल यूजर एजेंट कौन सा है। सारे मेल यूजर एजेंट, चाहे वो कमांड लाइन हो, चाहे वो GUI हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे वो फ्री हो, सबका यही काम होता है। मेरे पास 2-3 मेल यूजर एजेंट इंस्टॉल हुए हैं। एक मेल यूजर एजेंट इंस्टॉल हुआ है मेरे पास मोजिला का थंडरबर्ड, ठीक है, वो मेरे पास एक मेल यूजर एजेंट है, ये चल रहा है वो मेल यूजर एजेंट। मैं इसमें मुझे करना क्या है, मुझे ईमेल राइट करनी है, मुझे ईमेल गेट करनी है, इसी तरह के काम करने हैं ना, वो मैं इसमें इजीली कर लेता हूं। मेरे पास एक मेल यूजर एजेंट चल रहा है जो मेरा एक सॉल्यूशन है उसके साथ जो है वो चलता है, उसका नाम है, वो जिमरा के नाम से सॉल्यूशन है, और उसका डेस्कटॉप अभी मेरे सामने आ जाएगा। इस तरह मेरे पास एक और मेल यूजर एजेंट चल रहा है। ये सारे काम जो कि थंडरबर्ड कर रहा है, ये काम ये जिमरा का डेस्कटॉप भी कर रहा है, और ये सारे काम जो इसमें हो रहे हैं वो आउटलुक में भी हो रहे हैं। फर्क सिर्फ क्या होगा, फर्क सिर्फ ये होगा कि कुछ फीचर हो सकता है कि इसके अंदर नहीं हो, कुछ फीचर ऐसा हो सकता है कि थंडरबर्ड में नहीं हो, कुछ फीचर ऐसा हो सकता है कि जो आउटलुक के अंदर हो जो इनमें नहीं हो, तो वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पे सारे काम मेल यूजर एजेंट ये कर रहा होता है। सेम इसी तरह से जो MTA है, हो सकता है एक्सचेंज में बहुत सारे ऐसे फीचर हो जो IBM के लोटस डोमिनो में नहीं हो, या जो मेरा डेमन में नहीं हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरा डेमन के अंदर या IBM के लोटस डोमिनो में ऐसे फंक्शन हो कि जो एक्सचेंज में नहीं हो। तो वो फंक्शनलिटी में तो कुछ हो सकता है माइनस प्लस, लेकिन MTA ही होगा। सेम इसी तरह से
आपके पास एमडीए है, एमडीए का भी काम कुछ और हो सकता है वो कोई ऐसा एमडीए हो कि वो पॉप को भी सपोर्ट करता है और आईमैप को भी सपोर्ट करता है और वो एक्टिव सिंक को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एमडीए हो जो एमडीए को भी जो पॉप को भी सपोर्ट करता हो, जो आईमैप को भी सपोर्ट करता हो, जो आउटलुक के मैपी प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता हो। यानी कि ऐसा एमडीए भी हो, ऐसा एमडीए हो कि जो इंस्टॉल तो हुआ है, मिसाल दे रहा हूं आपको, इंस्टॉल तो हुआ है एक्सचेंज पे नहीं बल्कि एक्सचेंज के अलावा किसी और सॉल्यूशन के ऊपर इंस्टॉलेशन हुई भी है, एमडीए इंस्टॉल हुआ है और वो बात कर रहा हूं मैपी प्रोटोकॉल के ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना नेटिव प्रोटोकॉल है जो आउटलुक एक्सचेंज से बात करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो हो सकता है ऐसा एमडीए मौजूद हो कि जो और हैं भी जो कि मैपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं। एक्सचेंज इंस्टॉल नहीं हुआ है एज एमडीए लेकिन बैकएंड साथ जो है वो आउटलुक लगा हुआ है और आउटलुक मैपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको मिल सकती हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि यार यहाँ पे मिसिंग है या मैंने बताने की कोशिश की और मैं आपको समझा नहीं पाया या बता नहीं पाया तो वो आप डिस्कस कर लें, फिर मैं इसको जो है वो इस वाले पोर्शन को मैं रिमूव करूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एमडीए एक है मेल डिलीवरी एजेंट। जब आप ईमेल रिसीव करने के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं कि मुझे ईमेल चाहिए, तो जब आप ईमेल एमडीए से बात करते हैं तो एमडीए जो है वो क्या कर रहा है, एमडीए क्या कर रहा है, उसको ये हमने कहा है फोर्सफुली कि तुमने जब भी कोई यूजर तुमसे ईमेल मांगे तुमने उसका यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करना है और फिर उसको ईमेल देनी है। ठीक है, ये हमने इसको कह रखा है एमडीए को। तो जैसी यूजर की ईमेल आएगी ये ईमेल पासवर्ड मांगेगा और ईमेल पासवर्ड मांग के यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा और एलएमटी उसके मेल बॉक्स में पहुंचा देगा। अब जो इनका सवाल मैं समझा उसका जवाब मैं दे रहा हूं। इन्होंने सवाल ये किया है, हो सकता है कि मैं इनका सवाल नहीं समझाऊं लेकिन इसमें एक पॉइंट है, ये हो सकता है आपको मैं बता सकूं कि मेरे पास ये एमडीए है जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन एलडैप से हो रही है या एक्टिव डायरेक्टरी से हो रही है। ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, ये है। तो जब यूजर यहां से ईमेल की यूजर नेम और पासवर्ड के साथ ईमेल कनेक्ट करने की सेंड करने की कोशिश करेगा तो ये एमडीए क्या करेगा, ये एमडीए जाएगा और इससे पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड वेरीफाई कर दो। ये यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करेगा और ये उसको ईमेल जो है वो सेंड करने के का ऑप्शन दे देगा। कौन वेरीफाई कर रहा है, मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट। उसके अंदर एक हुक लगा हुआ है, उसके अंदर एक जो है वो उसमें एक जो है वो एक एपीआई है, जो भी आप समझ लें कि जिसका काम ये है कि जब हम उसको कहते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करो तो एमडीए के पास तो कोई यूजर नेम पासवर्ड की कोई डेटाबेस नहीं होती, एमडीए के पास कुछ नहीं होता। वो किसी ना किसी बैकएंड के ऊपर डायरेक्टरी सर्विस से ये पूछ रहा होता है कि ये यूजर और ये पासवर्ड वेरीफाई, ये यूजर और ये पासवर्ड सही है या नहीं है। या अगर आपने लिनक्स में हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हमने सिंपल ईटीसी पासडब्ल्यूडी के अंदर यूजर बना दिए, हमने कोई डायरेक्टली सर्विस यूज नहीं की। ठीक है, कोई डायरेक्टली सर्विस यूज नहीं की। वैसे आमतौर पे कोई ना कोई जो है वो आपके पास सिस्टम होता है, बहुत सारे माई डेटाबेस के अंदर जो है वो यूजर नेम पासवर्ड रख देते हैं। कोई ना कोई सिस्टम जरूर होता है कि जब ईमेल सेंड करने वाला यूजर नेम पासवर्ड दे तो वो यूजर नेम पासवर्ड जो है वो वेरीफाई हो, कहीं ना कहीं इन सारे ऑप्शन में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी उससे वेरीफाई हो रहा होगा। सेम इसी तरह से जब मैं एमडीए को कहूंगा, एमडीए कोई ऑथेंटिकेशन सर्वर नहीं है, जब मैं एमडीए से कहूंगा कि एमडीए मुझे ईमेल चाहिए, मेरे मेल बॉक्स में देखो ईमेल है, तो एमडीए बोलेगा यूजर नेम पासवर्ड दो और वो यूजर नेम पासवर्ड लेके वहीं जाएगा, उसी डायरेक्टरी सर्विस में जाएगा जो उसकी अपनी होगी, वो उसी डेटाबेस में जाएगा, वो उसी प्लेन टेक्स्ट फाइल में जाएगा, वो उसी एक्टिव डायरेक्टरी में जाएगा, वो उसी एलडैप पे जाएगा और उससे पूछेगा भाई यूजर नेम का पासवर्ड को वेरीफाई करो, क्योंकि ये वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन तुम्हारा काम है। तो जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी तो फिर ये उसको ईमेल दे देगा। यही पूछ रहे थे जी, कोई और बात? डायग्राम थोड़ी सी हौच पौच हो गई है लेकिन इसने तस्वीर ले ली ना, असल में वो तस्वीर से जो है वो
ऐसा ना इसकी बेटी देखी और बोले बाबा कितनी गंदी सर की राइटिंग है आपकी है? जी मैंने कोशिश की है कि आपको ईमेल के कॉन्सेप्ट की जो है वो थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन दूं कि ईमेल का क्या कॉन्सेप्ट है, ईमेल में क्या क्या चीजें किस तरह चल रही होती हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। मैं जस्ट आपको एक चीज दिखा रहा हूं जिसका ताल्लुक जो है वो हमारे इस टॉपिक से नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं। आमतौर पे जो ईमेल सूट जो होते हैं, आमतौर पे ईमेल सूट क्या करते हैं, वो इस तरह की चीज जो है वो आपको, चूंकि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है एक ओपन सोर्स, तो वो क्या करते हैं अपने कंपोनेंट्स जो हैं वो इस तरह से शो कर देते हैं कि हमारे पास हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कंपोनेंट्स ये इस्तेमाल हो रहे हैं। ये ईमेल सूट है, ये ईमेल एक सूट है जो बता रहा है कि मैं बैकएंड के ऊपर कौन कौन से काम करता हूं और किस किस से करता हूं। उसने अपने कंपोनेंट्स की बात की है, कंपोनेंट्स की। कोई दूसरा ईमेल सॉल्यूशन ना IBM लोटस आपको ये बताएगा कि मैं बैकएंड पे क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि वो कमर्शियल सॉल्यूशन है, वो नहीं चाहते कि हम जो है वो ये बताएं। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन आपको ये चीज नहीं बताता, लेकिन जो ओपन सोर्स जो भी सॉल्यूशन है वो आपके सामने अपना जो भी बैकएंड के ऊपर वो टूल यूज कर रहे होते हैं वो आपके सामने रख देते हैं कि हम ये वो टूल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये बात बता सकूं, ईमेल का कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया, मैं आपको ये बता सकूं कि ईमेल के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से बैकएंड पे होते हैं। ये मैं आपको बताने के लिए मैंने ये शीट जो है वो आपके सामने खोली है, और ये इससे मिलते जुलते हर सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। लेकिन एक्सचेंज ये नहीं चाहता, एक्सचेंज ये नहीं करता कि वो आपको ये बताए कि मैं जो ये काम कर रहा हूं वो किस टूल से कर रहा हूं, वो आपको ये नहीं बताते। बैकएंड पे भले चाहे वो यही टूल इस्तेमाल करें, लेकिन वो आपको बताते नहीं है। अब मेरे पास एक चीज लिखी हुई है और लिखा हुआ है MTA। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसको रब कर दूं। इसमें मैंने आपको 3 बातें बताने की कोशिश की थी, और वो 3 रोल कौन कौन से थे? वो रोल थे कॉन्सेप्ट के अंदर MUA, MDA और फिर MUA। इसको मैं अगर ऐसा कर दूं तो जरा बात अच्छी हो जाएगी, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो बात अच्छी हो जाएगी। ये एक डायग्राम, एक ऑप्शन हो गया कि मेल यूजर एजेंट ने मेल भेजी MTA को, MTA ने अपने पास रख ली, लोकल ईमेल थी अपने पास रख ली। MUA आया दूसरा, सिस्टम लॉगिन किया, रिक्वेस्ट की MDA से, और MDA ने जो है वो ईमेल MTA से लेके उसको दे दी। ये एक सॉल्यूशन, ये एक ऑप्शन है कॉन्सेप्ट के अंदर। और दूसरा ये है कि बाज दफा MTA दूसरे MTA से भी बात करता है, अगर वो एक्सटर्नल ईमेल है, और वो MTA से बात करके फिर उसके अंदर भी यही सिस्टम होता है कि उसका भी एक MDA होता है, और फिर उसका भी एक सिस्टम है कि उसमें भी एक MUA होता है, और इस तरह से बात जो है वो हो जाती है। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। देखें एक MTA क्या क्या कर रहा है और उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, वो यहां मुझे बता रहा है। कह रहा है पोस्टफिक्स तो उसमें है ही है, लेकिन उसके अलावा ये सारे काम MTA के लेवल पे होते हैं। ये सारे काम जो यहाँ पे मेंशन हुए हैं ये MTA के लेवल पे होते हैं। वो क्या काम है? उसने कहा MTA है, वही एंटी स्पैमिंग भी करता है। उसके पास ही एंटी स्पैम का टूल भी मौजूद होता है, उसके पास ही एंटी वायरस का टूल भी मौजूद होता है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉप ऑफ द लिस्ट जो एंटी स्पैमिंग का इंजन है उसका नाम है स्पैम असैसिन। जितने भी, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, जितने भी एंटी स्पैमिंग के कमर्शियल सॉल्यूशन हैं वो इसके बगैर नहीं होते। उसका नाम है स्पैम असैसिन। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको टॉप ऑफ द लिस्ट मिलेगा ये। लेकिन बाराकोड आपको ये थोड़ी कहता है कि मैं ये वाला एंटी स्पैमिंग का मैं ये यूज कर रहा हूं।
ठीक है, बहुत सारे ईमेल गेटवे आपको ये नहीं कहते कि मैं ये वाला स्पैम एसएसएन यूज कर रहा हूं, वो अपनी चीजें पब्लिश थोड़ी करते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि देखें, मैं एक बात बता रहा हूं, वो ये कहते हैं कि भाई ये हमारे पास ये वाला भी है, ये भी हम यूज कर रहे हैं, और हमारे पास ये वाला भी है, ये भी हम यूज कर रहे हैं, ये हमने अपना बनाया है। तो इस तरह की बात करके हमारे पास 4 एंटी स्पैमिंग के सॉल्यूशन हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं, और उससे हम ये जो है वो काम ले रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट चेक कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका काम होता है मेल के अंदर की चीजें, मेल के सब्जेक्ट की बेस के ऊपर जो है डिसीजन लेना। कुछ ऐसे होते हैं जिनका काम होता है मेल के बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसकी बेस के ऊपर काम करना। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनका काम होता है मेल की अटैचमेंट के ऊपर काम करना। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो वो ये कह रहा है भाई मेरे पास पोस्टफिक्स तो हूं, लेकिन मेरे पास एक MFSD मौजूद है, ये भी एंटी स्पैमिंग का सॉल्यूशन है। मेरे पास स्पैम एसेसन मौजूद है, ये भी एंटी स्पैमिंग का सॉल्यूशन है। मेरे पास ClamAV मौजूद है, ये एंटीवायरस का सॉल्यूशन है। मेरे पास DSpam मौजूद है, ये ऑब्सोलीट हो गया, अब ये नए वर्जन में नहीं आता। वो कह रहा है मेरे पास OpenDKIM मौजूद है, DKIM की की को वेरीफाई करने के लिए। ये OpenDKIM हर MTA के अंदर DKIM होता है। DKIM को चेक करने की फैसिलिटी कोई ऐसा MTA जो नहीं, जिसके अंदर नहीं होता। हाँ, ये तो हो सकता है कि MTA के अंदर एंटी स्पैमिंग का ऑप्शन ना हो, MTA के अंदर एंटीवायरस का ऑप्शन ना हो, वो कोई और थर्ड पार्टी टूल को यूज करते हुए ये काम कर रहे हो, लेकिन MTA ही के लेवल के ऊपर जब उसके अंदर बिल्टन नहीं होगा तो वो क्या करेगा? जैसी ईमेल यहाँ पे आएगी वो भेजेगा कैस्परस्की को, वो बोलेगा कैस्परस्की जरा चेक करके बताओ इसमें एंटीवायरस तो नहीं है, इसके अंदर एंटी स्पैम तो नहीं है। वो भेजेगा बाराकोडा को, बाराकोडा जरा चेक करके बताओ मैं ये ईमेल रिसीव कर लूं, इसमें है तो नहीं। वो फिर क्या करेगा? उसके अपने पास नहीं होगा तो वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी टूल को अपने साथ क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा, और वो काम उससे ले रहा होगा। फिर वो कह रहा है SSL, ये ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म है, ये ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल है। अगर मैं इस MTA को बोलूंगा कि तुमने ऑथेंटिकेशन करनी है तो वो ये काम करेगा। अब इसको मैंने कह दिया कि तुम बैकएंड पे MySQL डेटाबेस से, तुम Oracle डेटाबेस से, तुम एक्टिव डायरेक्टरी से, तुम LDAP से, तुम प्लेन टेक्स्ट फाइल से, तुम जहां से भी जो है वो मैं तुम्हें बताऊं, तुम वहां से जाके यूजर की वेरिफिकेशन करना, ये वो करेगा। फिर उसी के अंदर एक और ऑप्शन है पॉलिसी D, ये बताएगी कि एक यूजर को पर डे कितना कोटा देना है, 50 ईमेल कर सके, 100 कर सके। एक ईमेल को पर आवर कितनी, एक सेंडर को पर आवर कितनी, पर मिनट कितनी, पर डे कितनी, पर मंथ कितनी ईमेल को सेंड करने की अथॉरिटी देनी है, उसको आप इसमें बनाओगे रूल। ये बताएगी कि यूजर जो है वो किस डोमेन पे ईमेल सेंड कर सकता है और किस से रिसीव कर सकता है, ये आप इसमें बताओगे। ये आप इसके अंदर पॉलिसी सेट कर रहे हो। यूजर्स की पॉलिसी जरूरी नहीं है, उन्होंने नाम बता दिया कि मैं इस बैकएंड के टूल को इस्तेमाल करता हूं और मैं इसके बैकएंड के ऊपर इस डेटाबेस को इस्तेमाल करता हूं, उसने यहां नाम बता दिया। ये MTA की फैसिलिटी, MTA के अंदर ये बिल्टन होता है, बहुत सारे MTA में ये पॉलिसी होती है। वो अलग बात है कि पॉलिसी वाले वो यूज कोलैबोरेशन सूट वाले ये ना बताएं कि वो हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, लेकिन उसने बता दिया। इसमें लिखा हुआ है सारे जितने ब्लू आ रहे हैं ये सब ओपन सोर्स हैं, सारे ओपन सोर्स हैं। बीच में बता दिया कि मैं एक काम और भी करता हूं कि जब यूजर के पास ईमेल आती है तो उसकी ईमेल को जो है वो किसी और आर्काइव कर लेता हूं किसी और लोकेशन के ऊपर। तो कह रहा है वो भी मेरे पास फंक्शनलिटी मौजूद है, लेकिन बहरहाल ये एक एडिशनल फीचर है। इसका फीचर जो है वो, फिर उसने 2 बातें और बताई कि मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन भी मौजूद है कि जिस सॉल्यूशन के जरिए मैं ये कहता हूं कि जनाब कौन सा यूजर किस ग्रुप के ऊपर, किस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के ऊपर ईमेल सेंड कर सकता है, किस पे नहीं कर सकता, वो भी पॉलिसी हमारे पास मौजूद है। असल चीज जो है वो आपको बताने वाली कि एक MTA के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बिल्ट इन होती हैं। फिर मैं और आगे बढ़ गया, कुछ MTA ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर प्रॉक्सी होती है, प्रॉक्सी बिल्ट इन होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में हम कहते थे कि भाई एक एज ट्रांसपोर्ट इंस्टॉल कर दो, कहां पे? DMZ जोन में। कुछ बात याद आ रही है?
किसी ने किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के ऊपर थोड़ा बहुत इंस्टॉलेशन वगैरह की है? कहते थे एक ऐसा सर्वर बना के रखो अपने डीएमजी जोन में जो आपके लोकल प्राइवेट लैन में ना हो, बाहर रखा हुआ हो। उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि जो यूजर आएगा पहले वो उससे कांटेक्ट करेगा, फिर वो उसको जो है ना उठा के उसके मेल बॉक्स तक पहुंचाएगा। यानी कि एक फिल्टरिंग का जो है ना वो एक लेयर होगी, जिस लेयर के ऊपर आप जो है वो, तो ये भी ईमेल सॉल्यूशन का पार्ट होता है। हम उसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहे, ये भी उसका पार्ट होता है। फिर उसने कहा कि आपके पास ईमेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है भाई? इस एमटीए के साथ एक और चीज भी एड ऑन होती है, एक और चीज भी प्लस होती है। वो एमटीए नहीं है, वो एमटीए नहीं है, उसका एमटीए से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो होती है वेब एप्लीकेशन। जिस वेब एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप अपना मेल बॉक्स जो है वो अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से, ब्राउजर से, विदाउट मेल यूजर एजेंट, आप ब्राउजर से जो है वो अगर आपको ईमेल रिसीव करनी है, सेंड करनी है, आप अभी अपने सिस्टम पे नहीं है, आप रिमोट लोकेशन पर हैं, जहां पे आपका सिस्टम नहीं है आपके पास, जहां पे आपका मेल यूजर एजेंट नहीं है आपके पास, तो आप किसी भी सिस्टम से बैठ के ब्राउजर से अगर आप एप्लीकेशन अपनी मेल को सेंड रिसीव करना चाहेंगे तो आप ब्राउजर से बैठ के सेंड रिसीव कर सकते हैं। तो वो आपके पास ऐसे सॉल्यूशन भी होने चाहिए। वो वेब की सर्विसेज कराती हैं, वो सर्विसेज भी आपके पास होनी चाहिए। स्पेल चेकिंग का भी फंक्शन होना चाहिए। एक फंक्शन ऐसा भी होना चाहिए आपके पास, यह होता है ईमेल सर्वर्स के अंदर, कि अगर आपके पास ईमेल आई है और वो एक्सेल में है और आपके पास एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, तो वो आपको एक्सेल को कन्वर्ट करके ब्राउजर के ऊपर दिखा देते हैं HTML फॉर्मेट में। नहीं है मेरे पास एक्सेल इंस्टॉल, मेरे पास PDF एडोब रीडर इंस्टॉल नहीं है और मुझे ईमेल आई है, तो ऐसे सॉल्यूशन तकरीबन तमाम ही ईमेल सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं कि जो कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके जो है वो आपको दिखा देते हैं। और उसके अंदर जो कन्वर्ट करने के लिए जो पैकेज, जो टूल इस्तेमाल होता है, वो इसने जो इस्तेमाल किया वो HP का एक की व्यू के नाम से HP का एक टूल है जो HP ने डिजाइन किया था, वो इसके अंदर मौजूद है, जो कि यहाँ पे मौजूद है। उसको वो यूज कर रहा है, उसने बता दिया मैं HP का की व्यू इस्तेमाल कर रहा हूं। अब ये HP का की व्यू जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के अंदर भी इस्तेमाल होता है, सही है, लेकिन कहीं पे पब्लिश है क्या? वो तो जब आप पावर शेल में जाएंगे और उसके अंदर जो है वो डिगिंग करेंगे इन्होंने कहा, तो फिर आपको पता चलेगा कि जाके अंदर देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा टूल इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कोई चीज पब्लिश नहीं करता ना, वो तो कमर्शियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। बहरहाल वो सारी चीजें उसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि जनाब हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बैकएंड के ऊपर, क्या क्या करने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं। एक्सचेंज, वेब सर्विसेज, एक्टिव सिंक, बैकअप, ये सारे जो है वो एक ईमेल सॉल्यूशन के अंदर की चीजें हैं। मॉनिटरिंग, कनेक्टर्स, DNS कैशे, LDAP। ऑथेंटिकेशन के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? बिल्ट इन LDAP है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में एक्टिव डायरेक्टरी होती है और दूसरे सॉल्यूशन में भी लोकल यूजर्स बनते हैं, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। DNS कैशे के अंदर DNS के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहा है? उसका नाम है अनबाउंड, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि अगर मैंने यहाँ पे बात की थी कि MTA के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ईमेल रिसीव करने से पहले वो DNS वाले रोल को अपने यूज करता है और DNS वाले रोल से वो क्यूरी करता है। तो वो लिनक्स के अंदर हमारे पास आमतौर पे जो इस्तेमाल होता है उसका नाम है अनबाउंड। तो ये हर ईमेल सॉल्यूशन के अंदर इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि ये ल्यूसीन क्या करता है, मुझे नहीं मालूम ये ल्यूसीन क्या करता है। मैंने कहा, गूगल पे गया और मैंने लिखा ल्यूसीन क्या करता है, तो उसने कहा ये अपाची का एक प्रोजेक्ट है, ये अपाची का एक टूल है जिसका काम है सर्चिंग करना। तो मुझे पता चल गया, यानी कि आप अपने ईमेल के अंदर अपने कॉन्टेक्ट, अपने अटैचमेंट के अंदर अपनी तमाम जो है वो मेल बॉक्स के अंदर कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो आप अपाची का ल्यूसीन इस्तेमाल करेंगे, वो आपको बताएगा कि ये मेरा काम है, मैं करता हूँ ये काम। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट जो है वो, ये मैंने जस्ट आपको दिखाया है
कि ईमेल के जो कंपोनेंट होते हैं, वो कोई भी ईमेल हो, उसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और उन तमाम में मोर और लेस यही सारे इसी तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक्सचेंज अपने पास ये फीचर देता है कि आप मेल बॉक्स के अंदर सर्चिंग कर सकें, तो मेल बॉक्स में सर्चिंग कर सकें कि नहीं, उसने कौन सा टूल इस्तेमाल किया है वो ये नहीं बताता। कोई ऐसा ईमेल सॉल्यूशन तो नहीं होगा ना जो ये बोले भाई मेरे पास ईमेल सर्चिंग का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ईमेल सर्चिंग का ऑप्शन सबके पास होता है, लेकिन जो है वो जो ओपन सोर्स जो ओपन सोर्स जो है वो प्रोवाइडर होंगे सॉल्यूशंस के, चाहे वो कमर्शियल सॉल्यूशन देते हो, सपोर्ट देते हो, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी चीजों को पब्लिश किसी हद तक कर देते हैं। बहरहाल मैं जो है वो सिर्फ आपको कंपोनेंट दिखाने के लिए गया था कि ईमेल सर्वर के जो कंपोनेंट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, किस लेवल के होते हैं। हमने सिर्फ जो है वो मेन बात की है कि भाई एमटी होता है, एमडी होता है, और जो है वो अब दो बातें इसमें मुझे आपको और बतानी है। वो दो बातें क्या हैं? एक चीज ये होती है कि मेरे पास एक मेल यूजर एजेंट है, उसने ईमेल की मेरे लोकल एमटीए को। मेरे लोकल एमटीए के पास ये राइट्स नहीं है कि वो डायरेक्ट जीमेल से, हॉटमेल से बात कर सके। मैंने ऐसा रखा नहीं है, यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि वो जीमेल को ईमेल भेजे तो जीमेल को ईमेल भेजने का सिस्टम मैंने डायरेक्ट नहीं रखा। अगर मैं चाहूं तो उसे डायरेक्ट भी रख सकता हूं, लेकिन मैंने रखा हुआ नहीं है। मैं भी थोड़ी देर के बाद आपके अपने सिस्टम पे जाऊंगा और अपने पास से ईमेल भेजूंगा। शायद आपको याद हो, मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, वो ईमेल मेरी डायरेक्ट जो है ना इस मशीन से डायरेक्ट चली जाएगी याहू के पास, डायरेक्ट जाएगी जीमेल के पास, डायरेक्ट जाएगी आउटलुक के पास। अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं, मैं अपनी ईमेल को डायरेक्ट भेज सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। बल्कि मैं क्या करता हूं कि मैं लोकल डायरेक्टली भेजने के बजाय अपने एमटीए से मैं भेजता हूं किसी एसएमटीपी रिले को। जो लोकल ईमेल है वो तो डायरेक्ट ही मेल बॉक्सेस में चली जाएंगी, उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है इस रिले से। लेकिन जो भी एक्सटर्नल ईमेल होंगी उसके लिए मैं सेट करूंगा। हर सिस्टम में ये ऑप्शन होता है कि आप रिले सेट कर सकें, रिले एक्सटर्नल रिले बता सकें। मैं यहाँ पे सेट करूंगा कि मेरी जितनी भी ईमेल्स हैं वो सारी की सारी ईमेल इस एसएमटीपी रिले पे जाएं और फिर वहां से वो सेंड हो जाएं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ये एसएमटीपी रिले की सर्विस देती हैं। आप उनसे वो मंथली, ईयरली बेसिस के ऊपर, कोटे की बेसिस के ऊपर ये सर्विस ले लेते हैं कि जी मैं 30,000 ईमेल जो है वो आपके पास से भेजूंगा, और फिर वो आप अपने पास यहाँ पे जो है वो सेट कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, हम क्यों रिले को इस्तेमाल करते हैं? तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो रीजन ये होता है कि मैं ये नहीं चाहता, और कीजिएगा मेरी बात पे, कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सर्वर से जीमेल के ऊपर डायरेक्टली ईमेल जाए, इसलिए मैं एसएमटीपी रिले इस्तेमाल कर रहा हूं। और अगर मैं डायरेक्ट भी ईमेल भेजूंगा तो उससे क्या होगा? पांच दफा उससे ये होता है कि मेरे पास से कोई स्पैमिंग हो गई, मेरे पास से कोई, मेरा अकाउंट कोई कंप्रोमाइज हो गया और मेरे पास से कोई ऐसी ईमेल चली गई जीमेल को, तो जीमेल क्या करेगा? मुझे ब्लॉक कर देगा, फिर मैं मुझसे ईमेल रिसीव नहीं करेगा। जब तक मैं 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 24 घंटे, जब तक मेरा आईपी व्हाइट लिस्ट नहीं होगा, उस वक्त तक जीमेल मुझे ईमेल रिसीव करना बंद कर देगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं किसी एसएमटीपी रिले की सर्विस ले लेता हूं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक आईपी लेते हैं और दूसरी भी ले लेते हैं। अगर ये ब्लैक लिस्ट हो गई तो इससे काम चला लिया, अगर ये ब्लैक लिस्ट हो गई तो इससे काम चला लिया, इससे भेजना शुरू कर दी, अपने पास ये कॉन्फ़िगर कर ली। ऐसा भी करते हैं लोग, क्योंकि जाहिर है ईमेल तो ऐसी है जो क्रिटिकल सर्विस है, बैकबोन है ऑर्गेनाइजेशन की। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो ये वाला काम नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं कि एसएमटीपी रिले की सर्विस ले लो, उससे क्या फायदा होगा? वो भी जीमेल को ईमेल भेजेगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होता है कि ये एसएमटीपी रिले है, ये भेजने वाली ईमेल के अंदर से चेक करेगा कि स्पैम तो नहीं है,
और इस फेक एड्रेसेस तो नहीं है, वो उनको यहीं पे जो है फिल्टर कर लेगा। आपको बता देगा कि आपने 10 ईमेल भेजी है, उसमें से आपने 3 ईमेल जो है वो फेक हैं, तो मैं इस 3 ईमेल को जीमेल पे नहीं भेज रहा, ये आपको वापस रिटर्न कर देगा। ये जो है वो इंटेलिजेंट होता है, इसमें ऐसे सॉल्यूशन बिल्ट इन होते हैं जो आपको ये बता रहे होते हैं। वरना डायरेक्ट अगर मैं ईमेल करूंगा जीमेल को, मेरे किसी यूजर ने कोई ईमेल कर दी मार्केटिंग की और उसमें 10 में से 3 एड्रेसेस अगर जो है वो सही नहीं है, फेक हैं, एड्रेस गलत हैं, तो जीमेल जो है मुझे डाल देगा कौन सी लिस्ट में, वॉच लिस्ट में डाल देगा। तो कहेगा यार ये जो है वो इसको मैं दोबारा भी देखूंगा, और अगर दोबारा ऐसा हो गया तो जीमेल जो है वो उसको फिर डाल देगा ब्लैक लिस्ट में, और खुद भी डालेगा और दूसरों को बता देगा यार ये आईपी है, ये 2 लड़के हैं जो दोनों हेलमेट पहने हुए होते हैं, और ये सुबह सुबह जो है ना वो देखते हैं कि यार मोहल्ले में से कौन जो है बैग लेके गाड़ी की खोल रहा है, बता देते हैं ना हम अपने दोस्तों को। ऐसे ही करते हैं ना कि यार जरा इलाके में, जरा यार अपनी सोसाइटी में जरा ख्याल करो यार, लड़के जो है ना वो सुबह में आते हैं भाई, जरा एहतियात से जाया करो भाई। यही है ना भाई, इसी तरह होता है ना। तो जीमेल के पास अगर कोई ऐसी ईमेल आ रही होगी कि जो किसी ऐसे आईपी से, किसी ऐसे डोमेन से आ रही है कि जो उसको पता है कि यार इस डोमेन वाले के पास एड्रेसेस सही होते नहीं है, सिर्फ जो है वो हिट एंड ट्राई कर रहा होता है, भेजने की कोशिश कर रहा होता है, तो अगर वो आपने 10 में से 5 भेज दिया तो पहली मर्तबा में आपको जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल देगा कि भाई इसको जरा इससे ईमेल रिसीव नहीं करो, या अगर रिसीव करो तो इसको कहां पे लेके जाओ, स्पैम में डाल दो। एसएमटीपी रिले ये सर आईएसपी प्रोवाइड करते हैं, उनके पास होता है, कोई भी प्रोवाइड कर सकता है सर। तो ये जीमेल का ट्रस्ट होता है क्या एसएमटीपी रिले सर्वर पे, कि यहाँ से अगर उसी तरह की ईमेल आती है तो क्या गलत है, तो वो उसको अलाउ कर रहे हैं? नहीं। देखें जैसे सर एक केस बताता हूँ कि हमारे पास पहले हम यहाँ लोकल एमटीए से जीमेल और इस तरह के ऑर्डर भेजा करते थे। हमारे पास एक मंथ एंड पे जो है आपके समय तकरीबन 3 से 4 लाख स्टेटमेंट जो है अपने अकाउंट होल्डर्स को रिले करते हैं। अब डायरेक्ट जब कर रहे थे तो ये इसी तरह से ब्लॉकेज हो रही थी, फिर हमने साइबरनेट का एसएमटीपी रिले सर्विस ले लिया, वहां से फिर ये ब्लॉकेज नहीं होती है, तो जबकि वही गलत ईमेल एड्रेस तो वहां से भी राउट हो रहे हैं। हाँ देखें, अगर इन्होंने एक नाम लिया है, एक कंपनी का नाम लिया है, वैसे वो कंपनी के लोग बोलते हैं यार आप जो है ना इस तरह की बात हमारे बारे में, हमारी बातें बता देते हैं आप, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, तो नाम नहीं लिया मैंने, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया हुआ जी 12 सर्वर्स का वो बना रखा है, क्या उसे कहते हैं, फॉर्म बना रखा है सर्वर्स का, 12 डिफरेंट सर्वर्स का फॉर्म बना रखा है। अगर आप उनको 1 लाख ईमेल भेजेंगे ना, तो वो 1 लाख ईमेल जो है 10 हजार करके भेज देंगे। अगर उन्होंने अपने पास ये सॉल्यूशन डिप्लॉय कर रखा है कि जो ये भी देखे कि ईमेल भेजने वाले, ईमेल जिस एड्रेस पे भेजी जा रही है वो एड्रेस सही भी है या नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यहाँ चला गया, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन है, जरूरी नहीं है कि ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो बिल्कुल वेरीफाई करे, लेकिन मैंने ऐसा एक सॉल्यूशन लिख दिया और यहाँ पे लिखा यार PAPPU PAPPU@gmail.com, ये एड्रेस सही है या नहीं है, मेरे यूजर ने एक एड्रेस दिया है, ये सही है या नहीं है। तो क्या बोला उसने, तो ना द ईमेल एड्रेस इज वैलिड। हम तो समझते थे नहीं होगा ये, लेकिन लोगों ने बना रखे हैं भाई। क्या नहीं डाला, हाँ तो क्या हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं डाला, मुझे पता है कि ये डोमेन है भाई। उसने मुझे बताया कि ये डोमेन और ये एड्रेस सही है। उसने कहा ओके द ईमेल एड्रेस इज वैलिड। अब अगर फर्ज करें कि मैं इसको यूज कर रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, मुझे ये पता चल गया कि एक ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर अपने एमटीए में मैं डाल लूं तो मेरा एमटीए ईमेल्स को सेंड करने से पहले क्या करेगा, वेरीफाई कर लेगा। तो मेरा एड्रेस, मेरा ईमेल सेंटर वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद जो है वो बता देगा कौन कौन से एड्रेसेस हैं। अब बहुत सारी कंपनीज ने ये वेरीफाई वाली फैसिलिटी बंद कर दी है, बोला बंद कर दो ये फैसिलिटी। अब वो जो टूल इस्तेमाल होते थे यहाँ पे, वो जो टूल इस्तेमाल होते थे जो वेरीफाई करने के लिए जाते थे, वो कहते नहीं वेरीफाई करने का कोई आ रहा है ना, सिर्फ बेल जाके पूछ रहे कामरान साहब यहाँ रहते हैं, बोला नहीं, जवाब ही ना दो, सिर्फ पूछ रहे बेल बजा बजा के, होता है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बोला वो सर्विस बंद कर दो यहाँ पे।
अगर कोई हमसे ये क्यूरी करेगा कि एड्रेस वेरीफाई करने की क्यूरी करेगा, वो मेल लेके नहीं आएगा, वो एमएक्स सर्वर नहीं होगा, मेल एक्सचेंजर नहीं होगा, और हमारे पास सिर्फ वेरीफाई करने आएगा, तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करना। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल सही एड्रेस डाल रहा हूं और ये देखो मैसेज क्या दे रहा है मुझे। कह रहे हाँ ये तो सही है। मैंने कहा एक दफा और पूछो। अबे यार ये तो सब सही, सारे सही दे रहा है। कोई और बताओ ना। क्या? नहीं नहीं भाई आप सही एड्रेस बताएंगे तो चेक करेगा ना। अगर मैं गलत एड्रेस बताऊंगा तो फिर चेक थोड़ी करेगा। हाँ शाह, ऐसा ना सऊदीया चला जाए। FAISAL फैसल समार इंटरनेशनल असम नहीं असम यार सर असम इंटरनेशनल.com। तुम्हारा तो सही एड्रेस है ना, तो बताएगा वो, तो मना थोड़ी करेगा बेचारा। सही एड्रेस है, सही एड्रेस है। तो तुमने सी पैनल की होस्टिंग ली हुई है? हाँ देखा, सी पैनल की होस्टिंग ली है इसने। होस्टिंग प्रोवाइडर अपने पास ये सर्विसेज, आमतौर पे जो अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर हैं अपने पास ये सर्विस बंद रखते हैं कि कोई हमसे क्यूरी करे, हमसे एड्रेस मांगे और उसके बाद फिर सही एड्रेस पे ईमेल कर दे। बोला नहीं। तो अब मेरे पास मैंने क्या किया हुआ है, मैंने SMTP रिले इस्तेमाल किया हुआ है। क्यों कि SMTP रिले के अंदर आमतौर पे ये सर्विस प्रोवाइड करने वालों के पास कुछ ऐसे टूल्स लगे हुए होते हैं जो कि बहुत सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं, और इसके पास इनके पास सर्वर्स का फॉर्म भी होता है, मल्टीपल IP एड्रेसेस होते हैं। अगर एक IP एड्रेस ब्लैकलिस्ट हो गया तो उसने दूसरे एड्रेस से जो ईमेल कर दी। अब मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि 1 लाख ईमेल आई, 1 लाख ईमेल को उसने 10-10 हजार के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दिया और 10-10 हजार ईमेल जो है वो यहाँ से कर दी। फिर 1 लाख ईमेल आई, उसने 1 घंटे के अंदर 10, उनको पता होता है कि जीमेल की, हॉटमेल की या जनरलाइज पॉलिसी क्या होती है ईमेल को जो है वो क्या करने की, हाँ स्पैम मार्क करने की या डिस्कार्ड करने की या रिजेक्ट करने की क्या पॉलिसी होती है। जीमेल अपनी पॉलिसीज और दूसरे सॉल्यूशन अपनी पॉलिसीज पब्लिश भी कर देते हैं, उनको पता होता है, तो वो अपने उन टूल्स के अंदर उस पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे उनको पता है कि अगर मैंने 1 घंटे के अंदर 10,000 ईमेल भेजी, एक सर्वर से, एक डोमेन से 1 घंटे में अगर 10,000 ईमेल जीमेल के पास गई तो जीमेल जो है वो उसको बोलेगा यार ये क्या हो रहा है। बात क्लियर है? तो जब वो ऐसा करेगा तो वो फिर क्या करेंगे, फिर वो करेंगे ये कि आपने तो इनको ईमेल भेज दी, उन्होंने आपकी 5,000 ईमेल निकाल दी 9:05 पे, फिर उन्होंने आपकी 5,000 ईमेल निकाल दी 10:05 पे। मुख्तलिफ जो SMTP रिले सर्विस प्रोवाइडर वाले हैं वो मुख्तलिफ जो है वो टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं या पॉलिसीज यूज कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से वो ईमेल जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। डिले इस वजह से आता है कि इनको यूज करते हैं, जरूरी नहीं है। बाद दफा ईमेल में डिले कहाँ आता है, ईमेल का तो नॉर्मल टाइम है 5 से 8 सेकंड का। सर ISP जितना अपना SMTP देते हैं, अपना SMTP यूज करो, उससे ईमेल जल्दी चली आती है। ISP के ईमेल से बहुत, देखो ये जो आती है ना, ये होती है मार्केटिंग की ईमेल या जो बल्क में ईमेल जाती है, जो उनके साथ आमतौर पर होता है। वरना नॉर्मल अगर आप ईमेल करते हो तो उसमें तो 5 से 8 मिनट से ज्यादा, सेकंड से ज्यादा डिले नहीं होता है। अगर आपको यहाँ से ईमेल गई है तो वो ईमेल, आप उसका ईमेल का हेडर चेक कर लें, वो आपको बता देगी। मुझे एक USA से ईमेल आई है, मैं अगर जाऊं और उस ईमेल का हेडर यहाँ पे वेरीफाई कर लूं, MS टूल बॉक्स के ऊपर जाऊं और कोई भी ईमेल जो मेरे पास आई हुई है मैं उसका हेडर निकालूं, उसका हेडर निकालूं और हेडर निकाल के जो है वो किसी भी ईमेल को जो मेरे पास आई हुई है, मेरे पास एक ईमेल आई है, मैंने उसको कहा कि भाई मोर में जाओ, किसी भी मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं इसमें, कहीं पे ऑप्शन है व्यू सोर्स में जाओ, ये पूरी ईमेल का हेडर है, इसको Ctrl A से कॉपी करो, Ctrl C इसको बंद कर दो और यहाँ चले जाओ, एनालाइज करो हेडर। वो मुझे बता देगा कि आपके पास जो ईमेल आई है उसमें कितना डिले है। Ctrl V
एनालाइज कर लो कि अभी आपको बता देगा कितना डिले है। 5 से 7 8 सेकंड्स का डिले होना चाहिए एक नॉर्मल जो है वो उसके अंदर। तो ये देख लें आपके सामने कितना डिले है भाई, 1 सेकंड। ईमेल कहां से आई है, कह रहा है 1 सेकंड। ईमेल कहां से आई है, ये आईपी कहां का है, ये ईमेल आई है यूएसए से। कह रहा है भाई 1 सेकंड का डिले है। उनका ये सर्वर था, उस सर्वर ने ईमेल भेजी, फिर वो यहां से यहां पे आई। ये ब्लैकलिस्ट भी हुआ है, कहीं पे ब्लैकलिस्ट भी हुआ है ये, और वहां से फिर इसके पास आई, इसने आपको भेज दी, ये आपके मेल बॉक्स में पहुंच गई, यहाँ पे ये आ गई। कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, कोई भी आप उठाएं उसमें आपको यही पता चल जाएगा भाई ईमेल कहीं से भी आई है, कितने सेकंड लगे, ये लगे। ये ब्लैकलिस्ट हुई हुई है, कहां पे ब्लैकलिस्ट हुई हुई है। अब जहां ये ब्लैकलिस्ट हुई हुई है, जहां ये ब्लैकलिस्ट हुई हुई है उसकी डिटेल बता देगा, ये यहां पे ब्लैकलिस्ट है भाई। कहां पे ब्लैकलिस्ट है भाई, उसने कहा सब जगहों से ओके है, सिर्फ ये एक है यूसी प्रोटेक्ट CTL3, यहाँ पे ब्लैकलिस्ट है, इस जगह पे ब्लैकलिस्ट हुई हुई है। हो सकता है ये आईपी ब्लैकलिस्ट ना हो, ये आईपी जिस ISP से आ रही हो उस ISP का कोई आईपी ब्लैकलिस्ट हो, जिसकी वजह से इसने इसको ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ है। पूल डाल दिया। हाँ, वो डाल देते ना, जिस तरह हर पाकिस्तानी जब अमेरिका के एयरपोर्ट पे जाता है तो आपको पता है कि वो क्या क्या उतारना पड़ता है। तो भाई जबकि उसने वहीं से ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन फिर भी उसको उतारना पड़ जाता है। कोई वो थोड़ी है, वो वहीं पैदा हुआ है तब भी बाद में उतारना पड़ जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन तो ये अब आई भी है, लेकिन ये इसने इसकी ईमेल को डिलीवर भी कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि भाई मुझे अगर इस तरह की सिचुएशन है तो डिलीवर कर देनी है। लेकिन अगर मेरा सॉल्यूशन उसको ये जो भी लगा हुआ है वो उसको ये बोलता कि यार ब्लैकलिस्ट अगर हो ना तो उसको क्या करना, अगर मेरा सॉल्यूशन इस वाली लिस्ट को यहां जाके ब्लैकलिस्ट वेरीफाई करने का मैंने ऑप्शन उसको डाल रखा है कि तुमने यूसी प्रोटेक्ट से ब्लैकलिस्ट करना है, चेक करना है, अगर मैंने उसको ये बता रखा है, ऐड कर रखा है अपने पास, तो फिर मेरे पास जो आने वाली ईमेल होगी उसका क्या होगा, क्योंकि मैंने उसको क्या रखा है कि भाई तुम चेक करना, अगर तुम्हारे पास ब्लैकलिस्ट है तो ईमेल रिसीव नहीं करना मुझे मेरे पास। लेकिन आमतौर पे हम ये वाली कंडीशन जरा कम रखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये तो वही वाली बात है कि ये तो जरूरी नहीं है कि ये रीजन बता देगा कि भाई क्यों लिस्ट है, ये क्यों लिस्टेड है, आप डिटेल में जाओ तो आपको पता चल जाएगा, वो आपको बता देगा। तो मैं जो मेन बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था, जो आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि बात दफा ऐसा होता है कि आप अपना लोकल MTA यूज करते हैं ईमेल को डायरेक्टली सेंड रिसीव करने के लिए, लेकिन जब भी जिस किसी को भी बल्क में ईमेल करनी होती है तो उसके लिए बेस्ट ये है कि वो किसी न किसी SMTP की सर्विस को, रिले की सर्विस को ले ले, ताकि रिले की सर्विस को लेने से क्या होगा, उसकी सर्विस को लेने से ये होगा कि उसके पास उसके बाद जो है वो डिफरेंट तरह की इंटेलिजेंस होती है चेक करने के लिए कि मेल को कैसे भेजना है, किस तरह भेजना है कि वो स्पैम ना हो, वो डिलीवर हो जाए। उसी के तो आपसे पैसे ले रहा होता है, उसने टूल इंस्टॉल कर रखे होते हैं, उसने फिर एक नहीं मल्टीपल सर्वर इंस्टॉल कर रखे होते हैं, जिससे जो है वो ये सारे काम कर रहा होता है। अब मैं एक एग्जांपल दूं कि बहुत सारे बैंक जो इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं उस कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने ईमेल का सॉल्यूशन लगा रखा होता है, लेकिन 90% ने पोस्ट फिक्स लगा रखा होता है, जिसकी अभी हम बात करेंगे आगे जाके। पोस्ट फिक्स लगा रखा होता है किस काम के लिए, आपने ATM से पैसे ड्रॉ किए, आपके पास ईमेल आ गई, सही है, वो उनके ईमेल सॉल्यूशन अलग चल रहा है लोकल उनका, लेकिन वो एक सेपरेट सॉल्यूशन है, उसके थ्रू वो ईमेल कर रहा है, वो ये काम कर रहा है। एक नहीं लगा रखे, 2 लगा रखे हैं कि भाई ये ईमेल सॉल्यूशन है और ये जो है वो उसके थ्रू जो है वो काम होगा। उनकी जो ईमेल जाएंगी, उनकी जो स्टेटमेंट जाएंगी, उनके जो क्रेडिट कार्ड की बिलिंग होगी, उनकी जो समझ रहे हैं ना, वो जो सारी चीजें होंगी वो इन सर्वर से होंगी। वो सर्वर्स और आपके जो यूजर ईमेल और सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट होता है। अगर ये ब्लैकलिस्ट हो जाएगी ना, पहली बात तो ये है कि ये आमतौर पे एड्रेसेस उन्हीं एड्रेसेस के ऊपर सेंड करती हैं कि जो एड्रेसेस आपने फॉर्म में मेंशन किए होते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा भी अगर रेशो होगा तो 10% होंगे, यानी कि 100 में से कोई 10 लोगों ने ईमेल एड्रेस गलत डाल दिए होंगे, यही होगा ना।
100 में से 50 लोग तो हमारे यहाँ ईमेल एड्रेस डालते ही नहीं है, और 50 में से 10% 15% होंगे। आमतौर पे रेशो ये है कि अगर किसी के पास जीमेल के पास अगर 100 ईमेल आएंगी, हॉटमेल के पास अगर 100 ईमेल आएंगी और उन 100 ईमेल में से 30 ईमेल जो है वो फेक होंगी, तो वो उनको ब्लैक लिस्ट कर देगा, वो उनको जो है वो वॉच लिस्ट में डाल देगा। लेकिन अगर 5-10 ईमेल जो है वो ऐसी होती हैं, आपने 1 लाख एड्रेसेस के ऊपर आप ईमेल कर रहे हैं कि मैं ये सॉल्यूशन सेल करता हूं, अगर वो 1 लाख ईमेल एड्रेसेस में से जो है वो 10,000 ईमेल एड्रेसेस भी जो है वो खराब होंगे, तो वो उसको बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो। वो बाउंस बैक ही करेगा ना, वो कहेगा कोई बात नहीं, जाने दो। तो ये चीज जो है वो आपके पास कहलाती है SMTP रिले, या इसको कहते हैं रिले सर्वर। हमें भी यहाँ पे रिले सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं आपको इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। और दूसरी चीज, अगर आप ये वाला काम नहीं करते, ये तो होता है सेंडिंग में। अब रिसीविंग में भी एक चीज होती है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। इसमें अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछें, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इन्होंने जिस कंपनी का नाम लिया था, उस कंपनी ने सर्वर के फॉर्म बना रखे हैं। उनके पास जो है वो 12 या 16 सर्वर्स हैं। एग्जैक्ट मुझे नंबर मालूम है, लेकिन मैंने 12 या 16 कह दिया आपको। तो उनके पास इतने सर्वर्स हैं, तो सर्वर्स के अंदर जब भी आप बल्क में ईमेल करते हैं, क्योंकि वो बल्क ईमेल सर्विस की फैसिलिटी देते हैं, जब भी आप बल्क में ईमेल करते हैं तो वो उसको जो है क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मल्टीपल सर्वर पे, और हर सर्वर से जो है वो डिजास्टर हुआ था वहाँ पे, तो उसके बाद हमारी ये क्रिटिकल सर्विस है जो अकाउंट स्टेटमेंट देने के लिए वो रुक गई थी। तो अब ये मुझे थोड़ा सा प्लीज बताइए कि इसके अलावा, इस कंपनी के अलावा और कोई 2-3 बड़े नाम यहाँ पे मौजूद है जो इस तरह की सर्विस देते हैं, हमें ऑल्टरनेट कंटीजेंसी की तरफ देता है। मेलचिम्प वगैरह क्यों यूज करते हैं? हाँ, मेलचिम्प क्या होता है वो? बल्क मेल सेंडिंग के लिए वो आपको बाउंस रीजन वगैरह भी दे रहा था, हम सॉफ्टवेयर में मार्क कर देते हैं कि ये मेल बॉक्स फुल है या इनवैलिड ईमेल एड्रेसेस वगैरह, तो वो कॉल बैक API देते हैं। तो अब आप उसमें पूछना क्या चाह रहे हैं, तो आपको मालूम है? नहीं तो सर ये मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोकल पाकिस्तानी सर्विसेज क्यों है? मेलचिम्प सॉल्यूशन है, वो तो ब्लैकलिस्ट भी नहीं होता, वो स्पैम में भी नहीं आता उसकी। देखें, ब्लैकलिस्ट तो सारी हो गई, बस ये कि हमें पता नहीं होता कि ब्लैकलिस्ट हो गया तो हम उसको जो है वो, जिस तरह होता है ना फेस सेविंग का वर्ड आपने सुना होगा, फेस सेविंग का वर्ड सुना होगा ना आपने, तो वो भी ऐसे ही होता है। बस हमें पता नहीं होता, बैकएंड के ऊपर वो फ्रंट वो जो IPs अपनी होती है हमें नहीं पता, हम तो उनको एक उन्होंने एड्रेस दिया हुआ, हमने उसके बाद ईमेल सेंड कर दी, फिर वो आगे ईमेल सेंड करने के लिए अपने पास मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस यूज कर रहे होते हैं। अगर एक हाँ ये बताओ, हाँ कब डालो कब गिर गया, हाँ वहां चला गया। लगा तो नहीं कुछ? ब्रेक होनी चाहिए इस सामने पे, इस पे ब्रेक होनी चाहिए। बस हाँ, ब्रेक 2 मिनट बाद ब्रेक दे रहा हूँ, ये वाली बात खत्म कर दूं ईमेल होस्टिंग की। असल में देखें, सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं। आप जो है वो अगर लोकल सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप लोकल सॉल्यूशन ले लें, जैसे आपका वो है अपना, कुछ ट्रांसफर वाले भी कुछ सर्विसेज देते हैं, ठीक है, ट्रांसफर वाले सर्विसेज देते हैं, और बल्क ईमेल सेंडिंग के लिए एयरटेल वाले कुछ सर्विसेज देते हैं, NTC वाले कुछ सर्विसेज देते हैं। तो अगर आप उनसे सर्विस लेना चाहें तो आप उनसे भी ले सकते हैं। जैसे आपने मेल भेजी, वो फौरन ही कॉल बैक वालों यानी PHP के अपने पेज में वो दे देंगे ये ईमेल इस रीजन के लिए पाऊँ, तो हम क्या करते हैं अपने डेटाबेस को उन कस्टमर को मार्क कर देते हैं, ये ब्रांड आएगा उनको मेल ही नहीं भेजते। हाँ, तो हमारे यहाँ भी जो है वो ये ऑप्शन है। अच्छा जी, अच्छा ये बात तो हमारी अलग थी, क्या हो यार,
हमने एक तो बात की थी रिले होस्ट की, एसएमटीपी रिले की, ठीक है, और एक हमारे पास ऑप्शन है ईमेल होस्टिंग का। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने सर्वर्स को 24/7 ऑन नहीं रख पाते। और एक बात, दूसरी बात ये है कि वो ये चाहते हैं, ये भी वही ऑप्शन है कि अगर मैं चाहूं कि मेरा डेटा सेंटर 24/7 ऑन नहीं होता ऑन, 2-3 कंडीशन है, वो सारी कंडीशन आपको बता रहा हूं। अगर 24/7 ऑन होता है तो मुझे चाहिए कि मैं डायरेक्टली अपने पास जो है वो ईमेल क्या करवाऊं, ड्रॉप करवाऊं। कोई भी मुझे ईमेल भेजे वो मेरे पास डायरेक्टली ड्रॉप हो जाए। लेकिन डायरेक्टली ड्रॉप होने के अंदर अगर मेरे पास 24/7 भी है तो एक जो है ना वो क्या होता है कि जी हमारे पास स्पैमिंग होगी, स्पैम आएगी, क्योंकि डायरेक्ट मेरे सर्वर के ऊपर आ रहा है। उससे पहले अगर आपने कोई एंटी स्पैमिंग का सॉल्यूशन लगा रखा है तो फिर आप अपने पास जो है वो डायरेक्टली ईमेल ड्रॉप करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिजास्टर हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर आपके पास इस साइट पे डिजास्टर हो जाए तो फिर क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई दूसरा एमएक्स होना चाहिए, एमएक्स, कि अगर ईमेल यहाँ पे नहीं तो ईमेल यहाँ पर जो है वो इस एमएक्स के ऊपर चले जाए। अब वो आपके पास ऑप्शन है कि आपने अपनी ही कोई साइट रखी हुई है जहां चला जाए, अपना ही कोई सर्वर रखा हुआ है जहां चला जाए, या आपने इस एमएक्स की जो है वो क्या ले ली, ईमेल होस्टिंग प्रोवाइडर से जो है वो आपने ईमेल सॉल्यूशन ले लिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मैं यहां गया और मैंने यहां जाके नोटपैड में गया, सीएमडी में गया मैं, और सीएमडी में जाके मैं यहां पे कमांड लिख रहा हूं ns lookup, इंटर प्रेस किया, सेट टाइप इज इक्वल टू एमएक्स मालूम कर रहा हूं। किसका एमएक्स मालूम कर रहा हूं, मैंने एक एमएक्स मालूम कर लिया, किसका, यूवीएल का। अब जब एमएक्स मालूम किया तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि जनाब ये इसकी एमएक्स की प्रेफरेंसेस हैं और ये मेल एक्सचेंजर्स हैं। वो कौन कौन से हैं, हमारी ईमेल सबसे पहले जिसके पास जाएगी, अगर मेरा सर्वर ईमेल भेजता है तो जाएगी mail.uvl.com.pk पे। अगर ये उसको नहीं मिलता है तो फिर ईमेल कहां जाएगी, फिर जाएगी mail4.uvl.com.pk पे। अगर ये भी नहीं मिलता है तो फिर ईमेल कहां जाएगी, mail3.uvl.com.pk पे। आप इसके नाम से नहीं जाइएगा कि 3 और 4 ये, असल जो चीज है वो क्या है, प्रेफरेंसेस। ये प्रेफरेंसेस हैं, 10, 40 और 45 ये प्रेफरेंसेस हैं। पहले 10 पे जाएगी, फिर 40 पे जाएगी और फिर 45 पे जाएगी। अगर उनका ये वाला एमएक्स अवेलेबल नहीं है और ये किसी वजह से ईमेल रिसीव नहीं कर पाया, इसके पास ये अवेलेबल नहीं है या इसके पास लोड ज्यादा है, इसके साथ जो है वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो रही है, इसके पास कॉन्करेंट जो है वो कनेक्शन के ऑप्शन 100 थे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आपके ऑलरेडी 100 कनेक्शन बने हुए हैं, बहुत ज्यादा ईमेल डिफरेंट डोमेन से आ रही हैं, तो फिर क्या होगा, इसने ईमेल को मिस कर दिया तो आपकी ईमेल जो है वो दूसरे जो है वो मेल एक्सचेंजर पे चली जाएगी। बात दफा ऐसा होता है कि आपको सेंटर जो है वो कह रहा होता है कि मैंने तो ईमेल सेंड कर दी, आप कह रहे होते कि मेरे पास तो ईमेल आई नहीं, फिर आप अपनी ईमेल होस्टिंग के ऊपर जाके देखते हो तो वहां पे ईमेल पड़ी हुई होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है तो आप मल्टीपल एमएक्स इसलिए रखते हैं कि अगर पहला एमएक्स अवेलेबल नहीं है या उसके ऊपर लोड है किसी वजह से, जो कि आमतौर पे नहीं होता, तो वो सेकंड जो है वो एमएक्स के ऊपर या थर्ड एमएक्स के ऊपर चला जाए। तो हो सकता है कि उनका ये वाला एमएक्स जो है वो उनकी डीआर साइट के ऊपर रखा हुआ हो, ये हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि उनका जो MX4 है ये कहीं और होस्टिंग के ऊपर रखा हुआ हो। खैर, तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है। हम ईमेल की होस्टिंग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेट भी कोई ऑप्शन हो तो हम ये यूज कर रहे होते हैं। जब हमें पता होता है कि हम 24/7 अवेलेबल नहीं है, हम 9 to 5 अवेलेबल हैं, हम 9 to 5 अवेलेबल हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी ईमेल जो है वो होस्टिंग पे मंगवाते हैं और फिर होस्टिंग से कोई भी टूल इस्तेमाल करते हुए, जैसे मैंने यहां पर लिनक्स के केस में हम टूल इस्तेमाल करते हैं फैच मेल। ये वो टूल है, सारी आपकी डायरेक्ट ईमेल नहीं आ रही। अब आपकी ईमेल आपकी कहां आती है, एमएक्स आपका कहां बना हुआ है, होस्टिंग पे। सारी ईमेल जाती है होस्टिंग के ऊपर और ईमेल होस्टिंग से हम अपने पास लोकल सर्वर के ऊपर क्या करते हैं, फैच करते हैं, या इसके लिए
एक और जो है वो टूल भी इस्तेमाल होता है जो कि आमतौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ऐसे सॉल्यूशन वाले। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन वाला नहीं, बहुत कॉमन सा टूल है, छोटा सा है, उसके साथ लगता है, मेरे नाम ध्यान में आते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या चीज है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि मेरा सर्वर, मेरी होस्टिंग कहाँ पे हुई है। ये देखिएगा, मैं गया और मैंने कहा सेट टाइप इज इक्वल टू mx, बताओ mx किसका, nds.com.pk का। मेरी होस्टिंग कहाँ हुई है, मेरी होस्टिंग हुई है एक ड्रीम होस्ट के ऊपर। ड्रीम होस्ट एक ईमेल होस्टिंग प्रोवाइडर है। मेरे पास अपना लोकल सर्वर फर्श करने के नहीं है, मेरी होस्टिंग यहां पे हुई है। दोनों की प्रायोरिटी 0-0 है। अगर ये सर्वर नहीं रिसीव करेगा तो ये वाला रिसीव कर लेगा, ये वाला रिसीव नहीं करेगा तो ये वाला रिसीव कर लेगा। दोनों की प्रायोरिटी, जो अवेलेबल होगा उसके पास ईमेल चली जाएगी, ये रिसीव कर रहा है। मेरे पास अपना लोकल सर्वर भी बना हुआ है, लेकिन मैंने उस लोकल सर्वर के ऊपर नहीं बताया कि डायरेक्ट कोई जीमेल से कोई ईमेल करे तो लोकल सर्वर पे डायरेक्ट आए। मेरी ईमेल सारी आएंगी होस्टिंग के ऊपर। लोकल सर्वर क्यों नहीं बता रखा, मिसाल दे रहा हूँ कि मैं 5:10 पे मैं तो अपनी दुकान बंद करता हूँ, ऑफिस बंद किया और घर चला गया। फिर अगले दिन आता हूँ, मेरा वो सिस्टम नहीं है कि जनाब 24/7 चलता रहे। अगले दिन आता हूँ, पावर ऑन कर देता हूँ, सर्वर चल जाता है, तो सर्वर चल जाता है। मेरे पास एक टूल मौजूद है मेल रिट्रीवल का, मेल रिट्रीवल एजेंट कहलाते हैं ये, MRA, मेल रिट्रीवल एजेंट। कोई भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल दे दी कि लिनक्स में लोग आमतौर पे फैच मेल यूज करते हैं। ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, इसका काम है अगर आपने कहीं ईमेल होस्टिंग ली हुई है तो ईमेल होस्टिंग से जितनी भी ईमेल वहां पे आई हैं वो सारी ईमेल जो है वो अपने पास फैच करे और फैच करके यूजर के मेल बॉक्सेस में पहुंचा दे। ये इसका काम है, मेल रिट्रीवल एजेंट। अगर आपने ईमेल होस्टिंग ली हुई है तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि ईमेल होस्टिंग भी ली हुई होती है और लोकल सर्वर के ऊपर भी MX बना हुआ होता है। 2 MX हैं, इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 10 है फॉर एग्जाम्पल, इसकी प्रायोरिटी 5 है। जब आप ईमेल भेजेंगे तो वो ईमेल इसके पास आएगी, लेकिन अगर फर्ज करें ये डाउन है किसी वजह से, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, कोई भी मसला है, तो ईमेल सारी कहां जाएंगी, यहाँ पे। और ये लिया हुआ इस मकसद के लिए कि अगर किसी वजह से ये डाउन होता है तो यहाँ पे चली जाए ईमेल। और जब यहाँ पे ईमेल चली जाएगी और ये अप होगा तो क्या होगा, फिर आपको मेल रिट्रीवल एजेंट यानी कि फैच मेल या किसी भी इस तरह के मेल रिट्रीवल टूल को यूज करना पड़ेगा और आप फिर ईमेल होस्टिंग से अपने पास ईमेल मंगवा लेंगे। ये जाता है यहाँ पे, एक यूजर नेम और पासवर्ड जाके लेके जाता है, उसको कहते हैं कैच ऑल अकाउंट। क्या कहते हैं, कैच ऑल अकाउंट। वो सारी ईमेल्स उठा के, हर यूजर की ईमेल उठा के एक अकाउंट ले आता है और सर्वर पे लाके फिर उनको ईमेल के मेल बॉक्सेस में तमाम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिन जिनकी वो ईमेल्स होती हैं। तो ईमेल होस्टिंग के अंदर इस तरह का होता है। और इसी में एक और चीज भी है, जैसे यहाँ देखिएगा, मैंने अपना ईमेल सर्वर लगा रखा है, लेकिन यहां एक चीज देख लें, मैंने अपना ईमेल सर्वर लगा रखा है, लोकली एक्सचेंज इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन अपना लगा रखा है। मेरी ईमेल कहां जाती है, यहां पे। अगर फर्ज करें मेरा लोकल एक्सचेंज मौजूद नहीं है, मेरा लोकल सर्वर मौजूद नहीं है, तो मेरी ईमेल कहां जाएंगी, मेरी ईमेल जाएंगी ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 जो मैंने ले रखा है उसके ऊपर जाएंगी। और जब मेरा सर्वर, मेरी ये मशीन मेरी अप होगी तो वो ईमेल जो है वो, ये बेसिकली ये जो उनकी डिवाइस है ये एक मेल गेटवे है, एक ईमेल गेटवे, एक मिसाल दे रहा हूं, एक बाराकोडा है। सारी ईमेल आती है बाराकोडा पे, बाराकोडा ईमेल रिसीव करता है और वो लोकल एक्सचेंज के ऊपर पहुंचा देता है। अगर वो बाराकोडा अवेलेबल नहीं है, लोकल एक्सचेंज तो चल रहा है लेकिन बाराकोडा अवेलेबल नहीं है, तो फिर ईमेल कहां जाएगी, फिर ईमेल जाएगी ऑफिस 365 पे, उनके क्लाउड पे, और फिर वो क्लाउड जो है वो उनको यहां भेज रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के पास सारा सेटअप अपना होता है, 24/7 जो है वो उनके पास चल रही होती है, क्या 24/7 ऑप्शन होता है, लेकिन वो फिर भी जो है वो क्या करते हैं,
वो डायरेक्ट ईमेल अपने पास नहीं मंगवाते, बल्कि वो क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा MX ADVANSPAKISTAN, क्या कहा उसने कहा इस तरह का कोई डोमेन नहीं है। किसी का भी मालूम कर सकते हैं आप, किसी का भी, कोई इसमें वो नहीं है, किसी का भी नाम लिखें, किसी का भी डोमेन लिखें, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो पब्लिश हुई है चीजें। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, प्रायोरिटी क्या लिखी हुई है, बोला यहाँ जाओ, मेरे पास जो भी ईमेल आएगी पहले वो जाएगी एक स्पैम एक्सपर्ट्स के ऊपर, उनसे उन्होंने सर्विस ली हुई है, वो सर्विस पहले ईमेल होस्टिंग नहीं ली हुई, ईमेल होस्टिंग नहीं ली हुई, जो भी ईमेल भेजेगा वो पहले जाएगी स्पैम एक्सपर्ट के पास, और स्पैम एक्सपर्ट कहता है कि जी मेरे पास भेजो, मैं यहाँ पे डिलीवर कर दूंगा। लेकिन मैं आने वाली ईमेल की स्पैमिंग वगैरह सब चेक करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे टूल मौजूद हैं कि जो बाराकोडा की लैब से जो तमाम व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से जो है ना वो सारी चीजें चेक करते हैं, और फिर चेक करने के बाद जो सही ईमेल होती है वो आगे जो है डिलीवर कर देते हैं। आपके पास अगर आप चाहते हो कि आपके पास स्पैमिंग नहीं हो तो आप मेरी सर्विस ले लो। तो वो 10 के ऊपर ईमेल जो है वो आपकी यहाँ पे आ रही है। अगर वो नहीं है तो फिर उसी का फॉल बैक MX उसी का है, लेकिन उसकी लोकेशन चेंज है। अगर इस वाले डेटा सेंटर के अंदर, इस रीजन के डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ गई फ्रांस में, तो वो फिर जर्मनी चला जाएगा। मिसाल दे रहा हूं आपको मैं, अगर मैक्सिको के डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो कहीं और चला जाएगा। तो वो उन्होंने बता रखा है कि भाई ये एक .com है, एक EU है, और फिर उसने कहा कि अगर फिर भी ना हो तो फिर एक और तीसरा ऑप्शन है जो लास्ट MX spamexperts.net के नाम से, बोला ये तीनों ऑप्शन है, आपकी ईमेल पहले यहाँ जाएगी, अगर ये नहीं मिला तो यहाँ जाएगी, ये नहीं मिला तो यहाँ जाएगी, और तीनों जगहों से फिर फिल्टर होके हम आपकी ईमेल को अपने पास रखेंगे नहीं, हम सिर्फ उसको फिल्टर करके आपको भेज देंगे। ये थर्ड पार्टी की सर्विस है जो उन्होंने ले रखी है। उनको पता है कि अगर हम बाराकोडा की डिवाइस लेंगे तो हमें 10 लाख रुपए साल के देना पड़ेंगे बाराकोडा को सब्सक्रिप्शन के, लेकिन अगर हम ये वाली सर्विस ले लेंगे तो ना हमें बाराकोडा रखना है, ना उसकी पावर का ख्याल रखना है, ना उसकी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, बल्कि वो हमने किसी और को दे दिया, वो खुद ही फिल्टर करके ईमेल हमें दे देगा। तो हमारे पास जो ईमेल आएंगी वो कौन सी ईमेल होंगी, वो फिल्टर्ड ईमेल होंगी, हमारे पास हम स्पैम से बचे रहेंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन है जो आप यूज कर सकते हैं। इस पे आपने एंटी स्पैमिंग की सर्विस ली है, इस पे आपने ईमेल होस्टिंग की सर्विस ली है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये खुद से भेजता है ईमेल आपके पास, लेकिन होस्टिंग की सर्विस अगर होगी तो आपको फैच करने की आसानी होगी। बस एक छोटा सा पॉइंट है और इसमें मैं ऐड करके अपनी बात आगे खत्म करता हूं, और फिर मैं जाऊंगा आपको चीजें बताने की तरफ। मेरा एक कस्टमर है जो बोलता है कि मुझे ऐसे यूजर भी रखने हैं जो 25 यूजर हो, 50 यूजर हो। वो क्या करेंगे भाई, हमारी मैनेजमेंट है वो पूरे दुनिया में घूमती रहती है, और हम चाहते हैं कि उनको पूरी दुनिया के अंदर जो घूमते हैं उनको 15 डायरेक्टर हमारे ऐसे हैं, या 15 हमारे ऐसे लोग हैं जो चाइना भी जाते हैं, जो अमेरिका भी जाते हैं, जो कहीं पे भी जाते हैं, और हमारे कुछ डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमारी ईमेल 24/7 चलना चाहिए 24/7। ठीक है, मैंने जीमेल से मैंने इंटरप्राइज सर्विस ले ली, जीमेल से ले ली, और जीमेल के ऊपर 25 अकाउंट बना दिए, क्योंकि मैंने जीमेल से या ऑफिस 365 से या XYZ किसी से भी मैंने कितनी बोली, ऑफिस 365 थोड़ा डिफरेंट है, वो उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो बोलता है अगर आपको ऐसा करना है तो फिर लोकल सर्वर भी आपके पास एक्सचेंज ही होना चाहिए, मैं सिर्फ उसी से बात करूंगा, मेल उसी को डिलीवर करूंगा, किसी और को नहीं करूंगा। उसमें भी जुगाड़ हो सकती है, लेकिन बहरहाल उसकी अपनी जो है वो थोड़ी सी वो है। अब मैंने क्या किया, मैंने जीमेल से या किसी भी होस्टिंग कंपनी के ऊपर सर्विस ली और 25 अकाउंट वहां बना दिए, 25 अकाउंट वहां बना दिए, और एक अकाउंट और बना दिया, उसका नाम रख दिया मैंने ऑल, एग्जाम्पल दे रहा हूं, allother@domain.com, जो भी मेरा डोमेन है उसके नाम से बना दिया। क्या होगा, ईमेल आएगी, चूंकि MX बना हुआ ईमेल आएगी, जिनके मेल बॉक्स बने हुए हैं उनके मेल्स पर चली जाएगी, उनकी मेल्स पे चली गई, और वो अपने अपने मेल बॉक्सेस में ईमेल रिसीव कर लेंगे, वो डायरेक्टली यहां से कनेक्टेड हैं। उसके अलावा हमारे डोमेन की ईमेल है और उसके अलावा है इन यूजर्स के अलावा, तो वो यहाँ चली जाएगी ऑल अदर। हमने एक रूल बना रखा है, फिल्टर लगा रखा है,
कि इसके अलावा हो तो वो सारी की सारी यहाँ चली जाएं। अपने पास फैच मेल का टूल यूज किया और उसको यूजर नेम पासवर्ड दिया इस वाले अकाउंट का और उसको बोला यहां से सारी ईमेल यहां ले आओ और फिर देख देख के कि किस किस की मेल है वो उसके अकाउंट में भेज दो। वो सारी ईमेल उठा के यहां ले आएगा और वो मेरे पास अकाउंट में भेज देगा। जब भी कोई आपको ईमेल करेगा, वो ईमेल वहां जाएगी आपकी होस्टिंग पे। अगर वो डायरेक्टर लेवल की, एग्जीक्यूटिव लेवल की होगी तो वो यहां चली जाएगी उनके मेल बॉक्सेस में, और अगर वो कोई दूसरे यूजर्स की होगी तो वो इस वाले अकाउंट में चली जाएगी। अगर कोई स्पैम होगी वो भी इसमें आ जाएगी, क्योंकि अगर स्पैम ऐसी होती है जिसमें आपकी डोमेन स्पूफिंग हुई है, कोई किसी गलत एड्रेस के वो भेजता है और लेकिन डोमेन का नाम आप ही का है तो वो यहाँ पे भेज देगा। डोमेन का नाम आपका नहीं है तो फिल्टर में वहीं से फिल्टर कर देगा, भाई कहीं और भेज दो। हो सकता है वो रिसीव ही ना करे, लेकिन अगर उसने कर भी ली तो आप फिल्टर लगा सकते हैं कि इसको डिस्कार्ड कर दो। जो आपकी है वो आप किसी भी मेल रिट्रीवल एजेंट को इस्तेमाल करेंगे और इसको यूजर नेम पासवर्ड से आप इसको अपने पास फैच कर लेंगे और वो यूजर्स के पास जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसे टूल जो होते हैं वो खुद ही देख के कि कौन कौन से यूजर में भेजनी है वो खुद ही देख के यूजर्स के नाम से वो भेज देते हैं। तो ये भी एक सिचुएशन है, ये भी एक सिनेरियो है जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है। अगर आपका लोकल सर्वर डाउन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर डाउन रहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई मसला नहीं है। आपकी जितनी भी ईमेल होंगी, आपने जो हॉलीडेज होते हैं आपने उसके वो बंद कर दिया, आप ईद की छुट्टियों में 5 दिन के लिए पूरा डाटा सेंटर बंद करके चले गए, आपने वहां पे मेंटेनेंस का काम शुरू करवा दिया, XYZ 9-10 मुहर्रम को बंद कर दिया आपने, तो आपकी सारी ईमेल यहाँ पे आ रही होंगी। जब 11 मुहर्रम को आप पावर ऑन करेंगे, सिस्टम अप होगा, ये टूल चलेगा, ये टूल जाके सारी ईमेल उठा के यहाँ पे ले आएगा और यूजर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जब यहाँ से कोई यूजर ने किसी डायरेक्टर को ईमेल करनी होगी, अकाउंट्स का बंदा ईमेल सेंड करता है, वो ईमेल कहाँ जाएगी? पहले वो देखेगा डायरेक्टर का मेल बॉक्स यहाँ पर है, नहीं है। जब नहीं है तो हमने सेट कर रखा है कि अगर यहाँ पे नहीं हो तो फिर उसको उस ईमेल को कहाँ भेज देना, उस ईमेल को इस सर्वर पे भेज देना। वो ईमेल यहाँ जाएगी, जो यहाँ पे लोकल होंगे यहाँ चली जाएगी, वो ईमेल यहाँ जाएगी, ये रिसीव करेगा और डायरेक्टर के मेल बॉक्स में ईमेल पहुंचा देगा। तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज हैं जो कि आपको ईमेल के कॉन्सेप्ट में, ईमेल के आर्किटेक्चर में आपको जो है वो पता होने चाहिए। रिकॉर्ड्स का जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं और किस किस तरह से काम कर रहा होता है। इसमें मैंने एक और चीज प्लस कर दी, उसका नाम है मेल रिट्रीवल एजेंट, MRA। सर जी भाई, अब किसी को कोई भी सवाल करना है तो वो सवाल कर सकता है। सर ये जो आपने रिसीविंग का बता दिया, और अगर सेम मेरी सिनेरियो सरनेम में हो तो जी भाई, कोई सवाल है? अगर ये सवाल कर रहे हैं इसका कोई जवाब टिका के देना चाहे तो दे दे भाई। ये सर ने जो बताया है ये तो इनकमिंग होगी, और अगर आउट गोइंग है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो जवाब दिया, ये जो आखिरी चीज का निशान बनाए आउट गोइंग तो बनाए, आउट गोइंग का तो जवाब मतलब स्टैंडिंग ईमेल। वो देखो क्या कह रहे हैं, चाहिए लोकल और SMTP जो है उसका जवाब क्या रहे थे? तुमने जो इमेज लिया उस पुराने वाले इमेज में क्या था? मेरा ख्याल है मैं बहुत जल्दी बता दिया तुम्हें। मैंने कहा कॉन्सेप्ट बहुत लंबा हो गया है, अब प्रैक्टिकल काम की तरफ आओ। नहीं, सिर्फ ये बता देना कि ये सर्वर डाउन हो रहा है, जैसे आपने कहा। हाँ, लोकल सर्वर डाउन हो जाता है। जब पहले वाले में काम में बता रहा था उस वक्त मैं रिसीविंग ही तो सेंडिंग ही तो बता रहा था। SMTP रिले जो मैंने यहाँ पे बनाया था। सर मैं होस्टिंग और उसकी बात कर रहा हूँ, होस्टिंग से जो आप मर्ज कर रहे हैं इसको। चलो पूछो। लोकल सर्वर को आप जब बंद कर रहे हैं, हाँ। तो आप कह रहे हैं कि बहुत सी कंपनियां मतलब जीमेल को यूज कर रही है, डिफेंसेस वगैरह। तुम ये कह रहे हो मैंने सर्वर बंद कर दिया, हाँ। अब मेरा यूजर ईमेल करना चाहता है, हाँ। तो ईमेल कहाँ से करेगा मेरा यूजर भाई? मैंने तो अपने यूजर को कौन से वाले कर सकते हैं? वो 25 कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव, बस वो ईमेल सेंड रिसीव कर सकते हैं। वो कहता है 24/7 चाहिए, ये मैंने बंद कर दिया। यूजर तो 9-10 मुहर्रम छुट्टी में हलीम पका रहा है, जब हलीम पका रहा था उसको फिर फिक्र थोड़ी होती है कि मुझे किसको ईमेल करनी है किसको नहीं करनी। वैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर बंद हो जाता तो क्या करेगा वो? तो यूजर डाउन टाइम होगा। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। आपको रातें काली करनी यूजर पे डाउन टाइम होगा भाई, यही पूछ रहे थे ना। मतलब भेजने के लिए कोई वो नहीं है, इसीलिए तो इनकमिंग ये है कि इनकमिंग को सेव करो।
तो सिनेरियो ईमेल है को अपने ईमेल से आने वाली ईमेल को सेव वो जो है ना वो जरूरी है। हाँ, सही। ठीक है। अब अगर आप कहते हो भेजने के लिए भी चाहिए मुझे, तो भेजने के लिए भी आप कर लो। आप फिर भेजने के लिए भी ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन यूज कर लो। अगर आप करना चाहो तो आप इसको ही हाई अवेलेबल कर लो कि भाई मैंने एक डाउन कर दिया, मेरी सर्विस दूसरे सर्वर से चल जाए। जो डीआर होती है वो क्या होती है? लोकल 2 सर्वर लोकल 2 सर्वर रख लो, एक अपने कराची ऑफिस में रख लो, एक लाहौर ऑफिस में रख लो। एड्रेस चेंज कर लो। नहीं, ये काम हम Exchange hosting से भी कर सकते हैं। होस्टिंग से भी तो कर सकते हैं, वो अपने कर सकते हैं। हाँ, होस्टिंग से भी कर सकते हैं। वही तो लिखे हुए जो होस्टिंग से करता है। तो फिर होस्टिंग में तुम क्या करोगे? 250 अकाउंट वहां बनाओगे, 250 अकाउंट यहाँ बनाओगे। सिर्फ 2 हलीम वाले नंबर के लिए। एक मिनट देखो, एक शख्स ये चाहता है कि मैंने जीमेल के ऊपर जीमेल पे अकाउंट लिए हैं कितने? 25। जीमेल में क्यों लिए हैं? इसलिए लिए हैं कि मेरे जो वो लोग हैं जिनको पूरी दुनिया में घूमना होता है और कम्युनिकेशन करनी होती है, उनके लिए मैंने किसी भी जीमेल या होस्टिंग पे अकाउंट लेके दे दिए उनको, और उनको वहां से कॉन्फ़िगर कर दिया। बोला सर आपका काम यहाँ से हो जाएगा, आप जानो आपका काम जाने। सर्वर को आग लगे यहाँ पे, आपकी ईमेल चलती रहेगी। उनको भी यही कंसर्न होता है कि तुम्हारी सर्विसेज चले या ना चले, ईमेल चलती रहती है। अब दूसरी बात सुने, ये कह रहे हैं कि मेरे ये वाले यूजर, ये मैंने क्यों किए हैं? ये मेरे मोस्टली वो यूजर हैं जिनको ज्यादातर ईमेल करनी होती है लोकली ईमेल करनी होती है। लोकली ईमेल करने वालों के लिए मैंने यहाँ पर एक अकाउंट जो है वो यहाँ पे सेटअप कर दिए। अब ये लोकल ईमेल एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अगर उनको बाहर ईमेल करनी है तो उनकी ईमेल यहाँ जाएगी, ये उनकी ईमेल को आगे फॉरवर्ड कर देगा। उनकी ईमेल यहाँ पे आएगी, सारी ईमेल इस अकाउंट में आएंगी, तो यहाँ पे चल जाएंगे। क्योंकि ये कंपनी तो अकाउंट के हिसाब से पैसे मांग रही है कि भाई आपके डोमेन में इतने अकाउंट बने हुए हैं, इनके आप पैसे दे दें मुझे। सही है। अगर आप ऑफिस 365 के ऊपर पर यूजर का मेल बॉक्स होता है ना, वो कहेंगे भाई $3, $5, $4 में ले लो, ऐसा ही है ना। तो वो ये ऑप्शन है। Microsoft Exchange सर्वर में डैग करके होता है डेटाबेस